ओके, चलें हम लाइए। अस्सलाम वालेकुम। टुडे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मारिया अकबर और आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर अली, मोहम्मद शाहसवार और इम्तियाज़ शिगरी। ये स्पेशल जो ऑनलाइन हमने सेशन रखा है, ये हमने स्पेशली सीएसएस गाइडेंस के लिए और सीएसएस एस्पायरेंट्स के लिए रखा है। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये माशाल्लाह से तीनों ने 2019 सीएसएस में बहुत अच्छे टॉप स्कोरर्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनसे आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। और थैंक यू सो मच उज़ैर, शाहसवार और इम्तियाज़, आप तीनों का कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। और स्पेशली हमारे जितने भी देखने वाले हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके भरपूर फरमाइश पे, उनकी बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी अरसे से फरमाइश थी कि जब से रिज़ल्ट आए यार इनको जो है बुलाएं प्लीज़, हमने इनसे सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आपने टाइम निकाला। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शाहसवार। आप हमें बताइएगा कि आपका कहाँ से ताल्लुक़ है। बल्तिस्तान से तो सबका ताल्लुक़ है, तो मज़ीद हमें बताइएगा कि अच्छा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आपने जो इनिशियल जो आपकी स्कूलिंग वगैरह रही वो कहाँ से रही और यूनिवर्सिटी में आपने कहाँ से पढ़ा, और सीएसएस के बारे में भी बताइएगा फिर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद शाहसवार शरीफ है और मेरा ताल्लुक कचूरा स्कर्दू से है। मैं कचूरा में पैदा हुआ था और मैंने अपनी अर्ली स्कूलिंग भी स्कर्दू में किया है। मैंने एपीएस स्कर्दू से स्टार्ट किया था। क्लास 2 तक मेरे ख्याल में मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर मैं अपने फादर के साथ मुल्तान मूव कर गया था उनके प्रोफेशन की वजह से। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। उसके बाद मैंने डिफरेंट स्टेशंस में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, जिसमें मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, सियालकोट, खारियां, पिंडी। तो मैंने क्वेटा से फिर मैट्रिक किया, पनो आकल से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है नस्ट H12 से। और आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने सीएसएस अटेम्प्ट दिया और माशाल्लाह से अभी मेरा अच्छा रिजल्ट आया सीएसएस में और फॉरेन सर्विस में मेरी एलोकेशन हुई है। ज़बरदस्त। जी उज़ैर। थैंक यू मारिया। मेरा इंट्रोडक्शन क्या दूं मैं? एक्चुअली बताइएगा आई आपने डिड कहाँ माय से जो है, हाँ कहाँ कहाँ से आपका ताल्लुक़ है बल्तिस्तान में, और इसके अलावा कहाँ से आपने अपनी तालीम इनिशियल हासिल की और यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ा। सो आई डिड माय ए लेवल्स फ्रॉम बीएमआई इस्लामाबाद मार्जला कैंपस। उसके बाद आई ज्वाइन लम्स। वहाँ से मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अपना अंडर ग्रेड किया। ठीक उसमें है। सीएसएस में भी मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे वो अपनी डिग्री के हिसाब से ही किए थे। और आई हैव द डोमिसाइल कांचे जजिल बल्तिस्तान। मेरा जो गांव है इट्स सिक्सा, इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट। इट्स ज़बरदस्त। इन या ज़बरदस्त। अच्छा, इम्तियाज़ शिगरी हमारे साथ हैं। जी इम्तियाज़। Thank you, Maria, for having me in today's session. मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट शिगर से। ठीक है। एंड मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन उसवा पब्लिक स्कूल से टिल क्लास 7 वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैंने कैडेट कॉलेज स्कर्दू से अपनी मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट की। ठीक है। एंड उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से मैंने बीई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वहाँ से मैंने की। एंड देन आई वर्क इन टू प्राइवेट कंपनीज फॉर ऑलमोस्ट 2 years. And then I resigned from my job in 2018 and appeared in CSS 2019, and it was my first attempt, and alhamdulillah got allocated into Pakistan Customs Service. ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आपसे जो भी अब मैं सवाल करूँगी वो फिर आपने तीनों ने फिर बारी-बारी जवाब देना है, ताकि हमें हर तरह ज़ाहिर है, क्योंकि अब देखें इम्तियाज़ की एग्जांपल है तो वो पहले उन्होंने जॉब स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने सीएसएस की तरफ रुझान आया। तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इनिशियली स्टार्ट से ही था कि यार सीएसएस ही करना है, या कोई पर्टिकुलर फील्ड थी कि नहीं मैंने ये बनना है, तो शुरू से ही आप लोग का था कि यार हमने जो है सीएसपी ऑफिसर बनना है। शाहसवार। तो मेरे लिए बेसिकली इस तरह से था कि अर्ली ऑन मैट्रिक में मेरे ख्याल में मुझे इतना पता था कि मैंने पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है। लेकिन इट वाजंट क्लियर कि मैं जी तो पब्लिक सर्विस का था प्लान, लेकिन ये नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करूंगा। मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता मुझे जब रियलाइज होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर 3 एवेन्यूज हैं जहाँ पे ये चीज हो सकती है, तो सिविल सर्विस था मेरे लिए, मिलिट्री थी और पॉलिटिक्स था। तो मिलिट्री क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी थी कि फादर के साथ रह के देख ली थी, तो वो एक
वो मुझे इतना फैंटेसाइज नहीं कर सका मैं मिलिट्री लाइफ को। और सिविल सर्विसेज का मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि पॉलिटिक्स एक यंगस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कंसिडरिंग वो जो फाइनेंशियल आपको चाहिए होती है, बैकिंग चाहिए होती है। तो सिविल सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के बाद भी मैंने फील्ड में काम किया, एज एन एजुकेटर मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा था, तो मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ कि सिविल सर्वेंट्स के पास पब्लिक सर्विस की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है और अथॉरिटी और ऑटोनॉमी भी होती है, जो ज्यादा लोगों को एक स्केल पे और एक ज्यादा स्कोप है उसका। तो दैट्स व्हाई आई चोज सिविल सर्विसेज। ठीक है। उज़ैर, आपकी क्या जो है इंस्पिरेशन थी, क्या शुरू से ही सीएसएस करना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू से तो नहीं है। एक्चुअली मेरे डैड जो हैं वो कह रहे थे कि आप सीएसएस दें, बचपन से उनका एक माइंड में था कि आपको सीएसएस देना चाहिए, बट ठीक है। वो होता है ना, ये जनरल सी एक एस्पिरेशन जो बताई जाती है कि आप ये कर लें या ये कर लें, तो दैट वाज अलोंग दोज लाइंस। लेकिन कभी मैंने इस तरह प्लान आउट नहीं किया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट सीएसएस के लिए अपेयर होऊंगा। सो 4 साल में जब यूनिवर्सिटी में था तो मैंने जॉब्स के वगैरह के लिए भी अप्लाई किया, मुख्तलिफ और एवेन्यूज़ पे भी हाथ डाला। बट आफ्टर ग्रेजुएशन आई रियलाइज्ड कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो इट वाज नॉट प्लान्ड आउट। जो जनरल मेरा गोल एक यही था कि मैं जो भी करियर पाथ चूज करूं, इट शुड आई शुड सक्सीड इन इट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली माई सक्सेस, जो मेरा सक्सेस है वो सिर्फ मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, और जनरली हमारी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। इसीलिए मैंने रियलाइज़ किया कि द बेस्ट वे टू अचीव दिस वुड बी सिविल सर्विस। तो मैंने अपेयर हुआ इस एग्ज़ाम में और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। सही। तो शाहसवार उज़ैर, आप दोनों ने मतलब फौरन ग्रेजुएशन के बाद ही डिसाइड किया कि सीएसएस देना है। तो ये कितने ड्यूरेशन का जो टाइम था, मतलब सीएसएस के एग्जाम और ग्रेजुएशन के दरमियान? मैं चले शाहसवार आई थिंक शाहसवार। सॉरी उजैर आप बोले। सो मेरा 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ था एंड आई ठीक अपेयर्ड है। इन द एग्जाम 2014, सो अबाउट 8 मंथ्स या। चले ठीक। और शाहसवार का? बिल्कुल सेम, आई ग्रेजुएटेड इन जून 2018 और फरवरी 2019 में हमारा एग्जाम हुआ था, तो ठीक है। दरमियान में तकरीबन 7-8 मंथ्स का बनता है टाइम। सही। चले इम्तियाज, आपकी तरफ आते हैं कि आपने तो जो है डिग्री के बाद काफी जॉब भी की, उसके बाद ये कब रियलाइज हुआ कि यार नहीं, जॉब वगैरह नहीं करना, मैंने सीएसएस करना है? अच्छा, मैंने बेसिकली स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मेरी अर्ली एजुकेशन हुई, जी जी। और हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कितना ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस है। तो फिर दूसरी बात ये कि जीएम सिकंदर साहब का नाम, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिगर से बिलोंग करते हैं, उनका जी नाम जी। सुनते रहते थे। और उसके बाद मेरी फादर की ख्वाहिश थी कि या आप आर्मी में चला जाएं या वरना सीएसएस कर लें। ठीक तो है। उसके बाद जब कैडेट कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई तो टिल्ड आर्मी के तरफ ज़्यादा था, एंड मैं 2013 में लॉन्ग कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ था, बट आई कुड नॉट ज्वाइन आर्मी ड्यू टू सम माइनर मेडिकल इशू। ठीक है। तो मेरा फोकस सीएसएस की तरफ पहले से ही था प्लान। ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं जल्दी फ़ौरन लाहौर जाके उसकी तैयारी करें और जल्द से जल्द एग्ज़ाम दें, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग सेक्टर को भी एक्सप्लोर करूं ताकि वहाँ भी ठीक है। देख लूं। तो मुझे जब मैं सीएसएस की प्रिपरेशन की जब जर्नी के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा डिसीजन था 2 साल जॉब करने की, दैट वाज अ राइट डिसीजन। बिकॉज ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं जब तक प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाते हैं। तो वो सही। 2 साल की जो एक्सपीरियंस था उसने काफ़ी मेरे अंदर मैच्योरिटी लाई, और प्रेशर हैंडलिंग, डिटर्मिनेशन, डिफरेंट टाइप्स के जो चैलेंजेस सीएसएस की जर्नी के दौरान आते हैं, उसमें मुझे उसके 2 साल के एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्पफुल रही। सही। तो जबरदस्त। मैंने रिज़ाइन किया इन 2018 जनवरी में, क्योंकि मेरा पीएमएस 2017 क्वालिफाई हुआ था और उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं लाहौर आया था, बट आई कुड नॉट गॉट एलोकेटेड इन पीएमएस जीबी। फिर उसके बाद मैंने जुलाई से फरवरी तक मेरी प्रिपरेशन रही, ऑलमोस्ट 6 to 7 और 8 मंथ्स। तो ये राइट। सीएसएस की जर्नी थी। चलें। अच्छा, एक अमूमन चलें एक जो कॉन्सेप्ट हमें बताया जाता है कि यार सीएसएस के लिए आपने
दिन रात एक करना है और तकरीबन 18 घंटे मोस्टली बताया जाता है, 18 या नहीं तो 20 घंटे आपने पढ़ने हैं एक दिन में। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप लोगों की क्या जो है ना पर्टिकुलर शेड्यूल क्या होता था पढ़ने का? चले 8 मंथ्स की तैयारी तो चले समझ आती है, इसके अलावा पढ़ने के शेड्यूल क्या होता था कि कौन सा दिन आप कहते थे यार ज़ाहिर है बाकी एक्टिविटीज़ भी होनी थी? तो शहसवार आप बताइएगा। और इसके साथ मुझे अ, बताइए कि क्या हम्म। स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को अपनाना है? थैंक यू मारिया। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज सबको रियलाइज करने की जरूरत है कि कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है क्या कितने घंटे बंदा कितने दिनों तक पढ़े तो सीएसएस पास हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन जनरली कहा जाता है कि आपको ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव होता है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए मेहनत की जरूरत है। लेकिन सिर्फ यही चीज मैटर नहीं करती, काफी चीजें हैं क्योंकि सीएसएस एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तरह है, बाकी जिस तरह से आइल्स है, जीआरई है या मैट्रिक है, एफएससी है, तो इसमें भी इसको क्रैक करने का तरीका ऑलरेडी आ चुका है। तो आप स्मार्ट वर्क के जरिए भी कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद किया था। आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन नवंबर, बहुत लेट स्टार्ट किया था और मैं दिन में 3 से ज्यादा घंटे बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए देना। और मैंने बहुत लेट नवंबर में जाके मैंने एकेडमी की थी और एकेडमी मेरे ख्याल में मेरी जनवरी में खत्म हो गई थी। 60 डेज ठीक। का एक कोर्स था वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी में जो मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं दिन में 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकता था, 3 घंटे मिनिमम पढ़ता था। और उसके बावजूद नवंबर से जनवरी इज ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स और उसकी प्रिपरेशन में मेरा हो गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना चाहिए होता है, मैं ये कहूंगा कि ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम उसको देना चाहिए, उसकी अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, उसके अपने जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अगर वो ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड नॉलेज रखता है जो चीजें ऑप्शनल्स में ले रहा है, तो उसको शायद इससे भी कम टाइम लगे। तो सही देयर इज कहा। नो परफेक्ट रेसिपी फॉर कितने घंटे और कितने दिन लगाने पड़ेंगे। सही। जी उज़ैर। जी, आई एग्री विद शाहसवार, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हर बंदे का अपना एक रूटीन होता है, अपनी एबिलिटीज़ होती हैं, अपना बैकग्राउंड होता है। फॉर मी, मैंने वैसे तैयारी तो जून में ही शुरू की थी और शुरू में आई वाज वेरी अनप्रोडक्टिव। आई रियलाइज्ड कि मेरा ज़्यादातर टाइम फेसबुक ट्विटर वगैरह पे वेस्ट हो रहा है ठीक है। क्योंकि आई पर्सनली कांट स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट मैं आई थिंक 30-35 मिनट से ज़्यादा अरसे के लिए नहीं पढ़ सकता लगातार। और व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इस तरह से आई एम वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सही है। और सही। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिसाइडेड कि आई ट्राई टू सिट ऑन माय डेस्क इन माय रूम जितना मेरे से हो सकता है उतना। सो जब मैं सुबह 7 बजे शुरू करता हूँ तो आई ट्राई टू स्टे इन माय रूम और एटलीस्ट पढ़ने का जो होता है ना मोड, जो मेरा माइंड सेट था कि मैंने पढ़ना है, तो मैंने सुबह 7 से रात 10 तक पढ़ना है। लेकिन उसमें इस जो फनी बात है वो ये है कि जब आप कैलकुलेट करें तो 15 घंटे बनते हैं सुबह 7 से रात 10, लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिव आपका टाइम है दैट वाज अबाउट 6 आवर्स, 6.5 घंटे, जो एक्चुअल प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है। हम्म। सो दैट वाज माय रूटीन। आई ट्राइड टू स्टडी फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लेकिन उसमें अल्टीमेटली जो मेरा प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स थे वो हार्डली 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे थे। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैड टू वर्क ऑन। उस पर मुझे थोड़ा काम करने की ज़रूरत थी। मैं सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता था, 15 मिनट 20 मिनट मैं कहीं आगे चला गया। बहुत सारे ब्रेक्स रहता था, स्टडी ब्रेक, एक्सरसाइज ब्रेक, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, इस तरह की चीज़ों से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। तो इसीलिए सही। मैं कोशिश करता था मैं जितना बैठ के पढ़ सकूँ पढूं। और लेकिन अगेन उसमें आप 15 घंटे मेरा नहीं ख्याल कोई इंसान पढ़ सकता है। सो ठीक है। बैठ कहने को तो मैं 15 घंटे पढ़ता था, लेकिन उसमें एक्चुअल मेरा जो टाइम था वो 6, 6.5, 7 घंटे था। सही तो ऑलमोस्ट 6। या 6 and 6 और अगेन इट्स नॉट फिक्स्ड, हर बंदे की अपनी एबिलिटीज हैं। कुछ लोग 8, 8, 9 घंटे भी पढ़ सकते हैं। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। हाँ, कंसिस्टेंसी है पढ़ाई की, वो 8 महीने तक वही मतलब जारी रही। कोशिश तो थी, लेकिन शुरू में और आखिर में थोड़ा सा dwindle होती है, आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी हट जाती है, फिर एग्जाम आ रहा होता है तो प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होता रहता है, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। सही। इम्तियाज आपकी स्टडी शेड्यूल क्या होता था? जी मारिया, पहले तो ये कि जो टाइम फ्रेम है और रूटीन है, इट वेरीज फ्रॉम जी जी। पर्सन टू पर्सन।
जैसे कि शाहसवार एंड उज़ैर ने क्लियरली उसको आइडेंटिफाई किया है। मैं जो बेसिक चीज़ समझता हूँ वो ये कि अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स और आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है तो आपके लिए फिर वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, देन 6 to 7 और 8 मंथ्स और है कि मैं रूम में नहीं पढ़ सकता था। मेरी ये नेचर है कि जब तक लाइब्रेरी में ना हो मेरा फोकस भी नहीं रहता है और ठीक है, उस टाइम को मैं प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की 8 बजे से लेके रात 6 या 7-8 बजे तक। ये मेरी ठीक है, लाइब्रेरी की रूटीन होती थी। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि जितना हो सके टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें। तो सही। ये मेरी रूटीन थी ठीक है। और मैं जी कहना चाहता हूँ कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई रूटीन डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट रूटीन पॉसिबल है। एक कोई राइट। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 8 घंटे पढ़नी है या 13 घंटे पढ़नी है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी ठीक है। पॉसिबल है चलिए एजुकेशनल बैकग्राउंड पे भी इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी आप लोग से कि एकेडमी ज्वाइन करना बहुत से लोगों को होता है यार कि वो एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते तो वो नहीं कर सकते सीएसएस। तो आप में से किस किस ने एकेडमी ज्वाइन की थी और कितने अरसे के लिए ज्वाइन की थी? मैंने ऐसे भी देखा है कि जो सीएसएस वाले वो पूरे साल की एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं। तो एकेडमी का कितना रोल होता है? शाहसवार आपसे स्टार्ट करते हैं। तो एकेडमीज तो मैं यहाँ पे वैसे सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी एकेडमी को एंडोर्स नहीं कर रहा। मैं कुछ के नाम लूंगा जरूर यहाँ पे। जिस तरह से उज़ैर ने बात की कि जो अपना शेड्यूल रखना और एक एक प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर देना पढ़ाई को, उस प्रिपरेशन को, ये एक आउट ऑफ यूनिवर्सिटी या आउट ऑफ क्लास एक स्ट्रक्चर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर पे ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे जो फील हुआ था सिमिलर टू ज़ैर्स एक्सपीरियंस, मेरा भी स्टार्ट में जो प्रिपरेशन का था वो यही एक्सपीरियंस था कि मैं टाइम बहुत वेस्ट कर रहा था और मुझे फील हो रहा था कि मैं उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, उस पेस के साथ नहीं कर पाऊंगा जिसके साथ रिक्वायर्ड है। तो जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी लाहौर में, वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी, तो वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी या कोई और एकेडमी, वो सारे यही करते हैं कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है कि आप एक टाइम पे जा रहे होते हैं, आप वहां पे क्लास ले रहे होते हैं और आपका वो प्रिपरेशन साथ साथ चल रही होती है। एकेडमीज का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेड्यूल मिल जाता है। सेकेंडली, एकेडमीज में आपको दूसरा अच्छा एक्सपीरियंस ये हो सकता है जो सबके साथ शायद ना हो, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे अच्छे स्टडी पार्टनर्स मिल गए थे। मेरे अपने कुछ पुराने क्लास फेलोज थे और कुछ वहाँ के फेलोज थे जिन्होंने मुझे काफी हेल्प की प्रिपरेशन में। ऑलमोस्ट मेरे सारे ऑप्शनल्स में मुझे दोस्तों ने प्रिपेयर करवाए थे और 2-3 कंपल्सरीज भी मुझे दोस्तों ने करवाए थे, क्योंकि मैंने जो क्लासेस ली थी वर्ल्ड टाइम्स पे वो एक सुपर क्लास के नाम से चलती है 60 डेज की, उसमें सिर्फ कंपल्सरीज कराते हैं। तो एक ये स्टडी पार्टनर्स वाला था। और लास्टली मेरे ख्याल में एक जो मुझे और फायदा होता वो ये था कि मैं कभी कभी अपने आंसर्स जो थे चेक करवा देता था किसी इंस्ट्रक्टर को, तो मुझे आंसर्स को ऑर्गेनाइज करना भी मुझे एकेडमी से ही पता चला। मुझे उससे पहले थोड़ा सा इशू था कि जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी में करते थे टू द पॉइंट कंसाइज आंसर्स और उसको स्ट्रक्चर किस तरह से करना है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जिस तरह से रिक्वायरमेंट सीएसएस की है। वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल जो परसेप्शन है कि आंसर्स को इस तरह से और इतने लॉन्ग आंसर्स हों और इस तरह का कंटेंट हो। तो ये 3 चीजें मुझे एकेडमीज ने सिखाई थी। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें आपको आउट ऑफ एकेडमीज भी मिल सकती हैं अगर आप खुद कोशिश करें, और उसके अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको एकेडमीज ज्वाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एकेडमीज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपसे वो ये चीज इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते कि आप पास कर जाएं, वो बस ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड पे लोगों को टच करना चाहते हैं ताकि ज्यादा वो पैसा बना सकें। एक प्राइवेट बिजनेस है। तो इसलिए मैं एंडोर्स नहीं करूंगा किसी एकेडमी को। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आपको आउट ऑफ एकेडमीज मिल जाती हैं तो आप यू आर गुड टू गो, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। ठीक, राइट। जी उज़ैर, आपकी जो है एकेडमी के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? सो मैंने एकेडमी कोई ज्वाइन नहीं की थी रिटन एग्जाम के लिए। द ओनली हेल्प आई गॉट वाज कि अपने सीएसएस एसए और प्रेसी के लिए मैंने अपने एक मेंटोर थे, उनसे गाइडेंस ली थी। उन्होंने मुझे एसए लिखना और एसए की जो इंट्रिकेसीज हैं वो सिखाई थी। वो मेरे लम्स के सीनियर थे। रिटन एग्जाम के लिए मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। और उसके बाद जब इंटरव्यू का फेज़ आया था तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी जहाँ पर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। सो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए मैं सिर्फ एकेडमी गया था, उसके अलावा मैं एकेडमी नहीं गया।
और जहाँ तक बात है कि कितना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है एकेडमीज जो चीज़ ऑफर करती हैं, जैसा शाहसवार ने बोला, दे ऑफर यू डिसिप्लिन एंड सम बेसिक गाइडेंस। सो अगर आपके राइट। पास डिसिप्लिन है और आपके पास बेसिक गाइडेंस भी है, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमी जाएं। इनफैक्ट एकेडमी, मैं भी शुरू में यही सोचता था कि शायद मुझे एकेडमी जाना चाहिए, मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको कोई एज सच इश्यूज नहीं है, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको अ, थोड़ी बहुत बेसिक गाइडेंस भी है ठीक है। CSS के बारे में, तो यू डोंट नीड टू गो टू एन अकेडमी। राइट। अलबत्ता ये कि अगर आपको थोड़ी मुश्किल होती है खुद से पढ़ने में, या आपको बिल्कुल गाइडेंस नहीं है, या आपको लगता है कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वीक है, तो वहां पर आप सी अकेडमी जरूर ज्वाइन करें। बट अगेन, ठीक है। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको जरूरी नहीं है कि आप जाएं, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेट। जी इम्तियाज। जी मैंने कोई फॉर्मली एकेडमी ज्वाइन नहीं की। जैसे कि उज़ैर ने बताया कि इंग्लिश एसे एंड प्रिसियन कंपोजिशन के लिए मैंने एक मेंटोर ज्वाइन किया लाहौर में, ठीक है। सर नासिर जमाल, जो काफ़ी मशहूर है ऐसे के हवाले से, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रही। दूसरा, एकेडमी ज्वाइन नहीं करने की रीज़न ये थी कि मेरे काफ़ी सीनियर्स ऑलरेडी सर्विस में थे, तो मैंने उनसे गाइडेंस ली नोट्स मेकिंग के हवाले से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से और स्टडी प्लान के हवाले से। तो मुझे तमाम गाइडेंस जो सीनियर जो सर्विस में मेरे बेचमेट थे केड कॉलेज के या दूसरे जो फेलोज थे, उससे मुझे ठीक है। तमाम गाइडेंस हासिल हुई। तो फिर मैंने सही। सोचा कि जो टाइम मैं एकेडमी में वेस्ट कर रहा हूँ, वो बेहतर है कि वो मैं लाइब्रेरी में किसी सब्जेक्ट पे दूँ, तो वो काफ़ी बेहतर होगा। तो ठीक है। फिर आजकल के दौर में इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे आपको जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स है और जो टॉपर्स है उनके इंटरव्यूज़ भी आते हैं, वो गाइड करते हैं। तो आई थिंक कि अगर आपके पास गाइडेंस है, राइट डायरेक्शन आपको पता है, तो फिर ज़रूरत नहीं है एकेडमी ज्वाइन करने की। राइट। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से है, और उज़ैर आपसे स्टार्ट करते हैं। स्पेशली मैं खुद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, और मेरी जो है क्लास फेलोज उनको फाइनेंस के स्टूडेंट स्पेशली वो अकाउंटिंग के बारे में, आपने अकाउंटिंग लिया और अकाउंटिंग में इतने ज़्यादा मार्क्स लिए, तो वो बहुत क्यूरियस है कि ये कैसे इतने मार्क्स लिए और उनको अकाउंटिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इस हवाले से बताएं कि आपने ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्यों लिए और इसकी रीज़न क्या थी, और क्या सजेस्ट करते हैं बाकियों के लिए। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इफ़ यू हैव डन अ डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, एटलीस्ट फॉर पेपर वन, इतना ज़्यादा नहीं है। सो इट्स इजी टू डू, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा इतने कोई पेपर भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता। इफ़ यू लुक एट 2019 का पेपर वन जो हमने दिया था, वो काफ़ी सिंपल था। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड इट। उसके लिए जो मैंने किया था, बेसिकली वो हमारे कुछ दो किताबें हैं, आई थिंक दे लिस्टेड इन द बुक लिस्ट एज वेल, जो आपके सिलेबस में होती है। वन इज बाय कीएसओ, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय कीएसओ है, और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय नोरेन, ठीक। NOREEN। वो दो किताबें मैंने यूज़ की थी फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दो सही। किताबें आप लोग यूज़ करें तो आपका पेपर वन मोस्टली कवर हो जाता है। पेपर टू के ऊपर आई डोंट थिंक इफ आई एम एन अथॉरिटी और नॉट, क्योंकि जब मैं पेपर टू देने गया था तो उसमें टैक्स का क्वेश्चन आ गया था जो बहुत मुश्किल था, और मेरा टैक्स काफ़ी वीक था। सो आई हैड टू सही। अटेम्प्ट टू रिलाई ऑन ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के लिए भी बुक्स वगैरह जो कि उसमें मेंशन है, वो तो मैंने खैर यूज़ नहीं की। मेरी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग, उसी में एक कोर्स पैक यूज़ हुआ था, वो मैंने यूज़ किया था। उसके अलावा ACCA की एक बुकलेट थी, वो यूज़ की थी। सो फॉर समवन हुज डन डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आई एम श्योर बेसिक अकाउंटिंग तो पढ़ी होगी, तो दे शुड राइट। डेफिनेटली गो, एंड इंशाल्लाह दे विल डू ग्रेट। ठीक है। जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं उसके हवाले से भी बताइएगा, जिसमें आपने जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी बल्कि आप दो ने ली हैं, तो इसमें जो है नंबर स्कोरिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से क्रिमिनोलॉजी का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी मोस्टली जो ऑप्ट करे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। रीज़न ऐसा कोई नहीं था। मेरे जो सीनियर्स उन्होंने गाइड किया था कि देखिए, आपने बैलेंस स्ट्राइक करना है दो चीज़ों में। एक ये कि सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट कितना है आपका, और उस सब्जेक्ट को आप कितना आसानी से प्रैक्टिकली कवर कर सकते हैं। अब ऐसा ना ठीक है। हो कि आप पैशन को फॉलो करने के चक्कर में कोई बहुत मुश्किल या बहुत लेंथी सब्जेक्ट उठा बैठें, वो हम्म। नॉट एडमिसिबल नहीं है।
उसी तरह ऐसा भी ना हो कि आप प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में कोई ऐसा कोर्स उठा बैठें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही ना हो, जिसकी आपको समझ भी ना आती हो। सो यू हैव टू राइट। स्ट्राइक। तो ये क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, एंथ्रो, तीनों सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट भी था, थोड़ा ये प्रैक्टिकल चॉइस भी थे। तो इस ये मीडियन पाथ से जो है ना, ये मैंने स्ट्राइक किया था कि ये सब्जेक्ट्स लेने में मेरा मैक्सिमम फायदा। उसमें उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है आपका, फिर उसके अलावा वो इजी टू अंडरस्टैंड भी है, आप खुद से पढ़ भी सकते हैं, फिर स्कोरिंग ट्रेंड भी उनका अच्छा था। तो ये तमाम फैक्टर्स मैंने कंसिडर करके ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे। सही। शाहसवार, आप पे भी हम यही क्वेश्चन रेज करते हैं कि आपने सब्जेक्ट क्यों सिलेक्शन किया, और स्पेशली पॉलिटिकल साइंस। इम्तियाज़ और शाहसवार, आपने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस लिए। तो यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस वो सवाल करते हैं कि फिगर्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा जो है वो सारी याद करनी है और किस तरह से उसको करना है। तो शाहसवार, आप बताइएगा। जी मारिया, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली एग्री विद उजैर, जो उन्होंने बात की कि हमने जो मीडियन स्ट्राइक करनी है। ये एक परसेप्शन है कि जनरल स्कोरिंग ट्रेंड होता है कि कुछ पेपर्स जो हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो एलिजिडली हिट करते हैं और उनके मार्क्स कम आते हैं। तो कुछ लोग फॉर द सेक ऑफ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक गलती बंदा पंजाबी ले ले और उसको पंजाबी बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं है और उसको उसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस तरह के 80 मार्क्स नहीं ले सकेगा जिस तरह एक पंजाबी बैकग्राउंड से जो बंदा पंजाबी ले रहा है। तो इसी तरह लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पता है हाई स्कोरिंग है, लेकिन उसके लिए आपको या तो इंटरेस्ट हो या फिर आपको उसका बैकग्राउंड हो। तो आपने ये एक मीडियम स्ट्राइक करना है जो जिस तरह से उजैर ने कहा, और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस बहुत कंसाइज होता है। फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज है, अमेरिकन हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, जिनके जो आपको रिलेटिवली आजकल की दुनिया से करंटली जो हालात हैं उधर से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनकी आ ही रही होती है। जैसे जनरल राइट। स्टडीज की फेमिनिज्म एक हॉट टॉपिक है, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होता है उसके बारे में। बिल्कुल। तो आपने एक आपका बेसलाइन नॉलेज उसके बारे में बना होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं और उस पर बिल्ड कर सकते हैं, और आपका सिलेबस आपने फौरन से कवर करना है। टाइम आपके पास बहुत कम होता है, आप लंबे सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते इस टाइम पे। पॉलिटिकल साइंस का पर्टिकुलरली मैंने इसलिए ऑप्ट किया था, स्टार्ट में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ चल रहा था। मैंने हमारा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। मैं दिसंबर में जाके सब्जेक्ट्स हमने रजिस्टर कराए थे। तो मुझे एक दोस्त ने कन्विंस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ड्रॉप करो और पॉलिटिकल साइंस वो मुझे प्रिपेयर करा देगा, क्योंकि इसका एक तो सिलेबस बहुत छोटा था, ब्रीफ था, ठीक है। और ओवरलैप बहुत ज्यादा कर रहा था पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, यूएस हिस्ट्री के साथ और करंट अफेयर्स के साथ। तो ठीक है। मैंने ये चीजें देखी, मैंने सिलेबस देखा और मैंने देखा कि ये चीज डुएबल है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। मुझे काफी सारी थ्योरीज का वो पढ़ना था जो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था। तो मैंने उसकी बात मान ली, और हुआ भी ऐसा कि वो सब्जेक्ट इतना कंसाइज था कि मैंने 4 डेज में पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन की है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई कर सके। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफी सारी इसके आगे की ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारा 2019 का पेपर इतना इजी आया था कि उसमें मुझे मसला नहीं हुआ। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, खासतौर पर फिलोसोफर्स और उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जो आपको इंटरनेट पे किसी भी रिसोर्स से आपको अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे रिसोर्सेस पढ़े हैं। उसके बाद सेकंड जो पेपर है उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस है पॉलिटिकल सिस्टम्स का ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कि बहुत इजी है। आप एक दो दफा उसको गो थ्रू करें तो आपको चीजें समझ आ जाती हैं, और उसमें अमेरिका के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं अगर आपका यूएस हिस्ट्री है और पाकिस्तान अफेयर्स आप तैयार कर चुके हैं। और करंट अफेयर्स से आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ चुके होते हैं और काफी सारी थीरीज पढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए ये आपका जल्दी कवर हो जाता है, और ये हाई स्कोरिंग भी है जिस तरह से कहा जाता है। तो इसलिए काफी फायदा हुआ मुझे इसका। ठीक है। अच्छा इम्तियाज़, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, तो किस हद तक जो है शाहसवार से एग्री करते हैं, और आपने इंटरनेशनल रिलेशंस जो है क्यों लिया? जी। अच्छा जी मारिया, शाहसवार विल एग्री विद मी कि जो इंजीनियर्स हैं उनके पास बड़ी लिमिटेड चॉइस है। अच्छा। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तरफ देखें तो फिज़िक्स और मैथ्स आपके पास चॉइस है, बट लेकिन वो थोड़ा लिटिल बिट रिस्की हो जाते हैं। जब तक आपको अपनी ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं इन सब्जेक्ट को हैंडल कर सकता हूँ या सही। कर सकती हूँ, तो आप इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आईआर लेने का बेसिकली जो मकसद था, एक तो जो सीनियर मेंटोर्स थे उन्होंने आईआर को बोला कि आसान है थोड़ा,
कोर्स सही। शॉर्ट है और तैयार करने में आसान है। दूसरी हम्म। बात ये थी कि इसमें जो करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स है, इसकी जो कोर्स के लिए ये थोड़ा सपोर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के नाइबर्स के साथ रिलेशन, सुपर पावर्स के साथ जो रिलेशंस है, वो सही। पार्ट है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स का। तो बेसिकली मकसद इसकी तरफ था। अनफॉर्चुनेटली 2019 में हिट हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी एज अ रिलेटिवली मेरे दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अच्छे स्कोर आए, अगर सही। रिलेटिवली देखा जाए तो। ठीक है। ये इस चीज़ पे आई वुड से कि मैं एक बोलना चाहूँगी कि लक मैटर्स इसी के ऊपर है कि जो आपके सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट लो स्कोर रहता है या कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोर रहता है। लेकिन जो सही। पार्टिसिपेंट या एस्पायरेंट्स है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक उज़ैर की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री है, तो उसके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्लस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा चॉइस है। उसमें यह हो कि राइट। आपके ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में बर्डन भी कम हो जाता है और चांसेस आपके स्कोर हाई करने में चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आप ज़रूर उसको ऑप्ट करें, वरना ठीक है। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिर आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे। राइट। अच्छा, उज़ैर मुस्कुरा रहे हैं, आप एग्री करें इम्तियाज से जो है। अच्छा उज़ैर, मुझे ये बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। हाँ, आप उसकी बात को बिल्कुल कमेंट भी करें इम्तियाज की बात पे। अच्छा, ये भी बताइए कि ऐसे आप लोगों ने कौन सा अटेम्प्ट किया और उस पर्टिकुलर ऐसे के हवाले से आप क्या टिप देंगे उज़ैर? ऐसे के ऊपर ऐसे के ऊपर किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसे को? जी, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया और इसके अलावा टिप्स? जहाँ तक याद पड़ता है वो करप्शन एंड इलिटरेसी, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, या डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कांट मूव टुगेदर। आई थिंक ये था टॉपिक हमारे टाइम पे। और अच्छी बात ये थी कि मैंने इस तरह का इससे मिलता जुलता एक ऐसे पहले ही अपनी प्रैक्टिस में अटेम्प्ट किया हुआ था, तो उसका मुझे अच्छा। फायदा हुआ था। मैंने थोड़े से आइडियाज वहां से पिक कर लिए थे। ऐसे के बारे में जो मेरी थियरी है, और हर बंदे की अपनी थियरी होती है, वो ये है कि आप ऐसे वाले दिन, एग्जाम के दिन, आप जिस तरह उस ऐसे के टॉपिक को इंटरप्रेट करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपने ठीक ऐसे है। को सही से इंटरप्रेट नहीं किया, या बेशक अपनी तरफ से सही इंटरप्रेट किया हो लेकिन आपके जो एग्जामिनर हैं उनका माइंडसेट आपसे मैच नहीं करता, तो ऐसे में वो आपको फेल कर देते हैं। ये मेरी थियरी है, दिस कैन बी रॉन्ग, दिस कैन बी राइट। सो द ओनली ठीक है। एडवाइस आई गिव टू एनीवन जो ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये एडवाइस दूंगी कि जितनी आप आउटलाइंस बना सकते हैं बनाएं, जितना आप टॉपिक्स को टाइम दे सकते हैं दें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है ना माइंड उस फ्रेम ऑफ माइंड में आप आ जाएंगे जिससे आप हर टॉपिक को इंटरप्रेट करके उसको सही तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए मेरी ये एडवाइस है। और जहाँ तक वो मेरी मुस्कुराहट की बात थी, वो मैं मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे ऊपर, तो मैं उस पर हंस रहा था। इम्तियाज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं जो उन्होंने बोला, आई एग्री विद हिम। सही। अच्छा, हमारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन करें, तो आप वेट करें, आप सेक्शन सुने। मैं ट्राई करूंगी कि तमाम जो है एस्पेक्ट्स हम क्वेश्चन कवर करें। अगर आपका क्वेश्चन फिर भी रह जाता है, कवर नहीं होता, तो फिर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अभी चले एक क्वेश्चन हम इंजीनियरिंग के जो से ले लेते हैं। इंजीनियरिंग में पॉइंट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये वो पूछ रहे हैं। शाहसवार, आप हमें बताइएगा कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया और आपके जो है क्या टिप्स देंगे? मैंने सेम तो ज़ाहिर वो जो डेमोक्रेसी वाला था वही अटेम्प्ट किया था। और एसेज के बारे में एक जो मेरा ख्याल है वो ये है कि एसेज जो हैं बहुत प्रिडिक्टेबल हैं पिछले कुछ अरसे में। कुछ ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो एफपीएससी बार बार रिपीट कर रही है, तो अगर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन और इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और अब ये बहुत आसान हो गया ऐसे को पास करना, और ये एक कल्चर ऑफ रूट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। और मेरे साथ मैं लकी इस तरह से रहा क्योंकि मेरी एसए की प्रिपरेशन ऐसे नहीं थी, और मैंने डेमोक्रेसी के अलावा सारे प्रिपेयर किए हुए थे, बहुत सारे प्रैक्टिस की हुई थी। लेकिन फायदा ये हुआ कि मैंने एक अपने दोस्त का ऐसे पढ़ा हुआ था विच वाज ऑन द सेम टॉपिक। उसने डेमोक्रेसी और इलिटरेसी के ऊपर एक ऐसे लिखा था जिसका मैंने आउटलाइन पढ़ा था, और वो इतना इम्प्रेसिव ऐसे था कि मैंने ऑलमोस्ट वही छापा था फाइनल पेपर में। और वो फनी थिंग है कि वो रह गया और मेरा हो गया पास। So I can't say about the randomness of this scoring जो FPSC की है एक
हॉलमार्क बन गया अभी एफपीएससी का। लेकिन ये कि ये एक फैक्ट है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस है स्कोरिंग में, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में। और एक थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो गया है जो एसेस का कंटेंट है। कोई ना कोई टॉपिक जरूर इन कोई 10-12 टॉपिक्स में से जरूर आता है, जिसकी वजह से एकेडमीज भी आजकल आपको नजर आती हैं कि दे डोल आउट सम टॉपिक्स, कहते हैं कि हमने देखें पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस तरह के पेपर आएंगे, इस तरह का ऐसे आएगा। बट तो आप कह रहे हैं ये कि मेरा टेक है। बहुत इजी है ऐसे पास करना, लेकिन एफपीएससी वालों ने मार्क्स किसी को नहीं दिए, मैं देख रही हूँ सबके 40s में। इसमें नहीं, क्या इजी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इजी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप लकी रह जाते हैं, इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है वो टॉपिक आ जाए। और बहुत ज्यादा दफा होता है कि इस तरह से लोगों के साथ हुआ है, एक टॉपिक प्रिपेयर किया और वही टॉपिक आ गया, और जो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने वो टॉपिक देखा हुआ था और सेम टू सेम वही टॉपिक आया हुआ था। और उस पे अगर आपने कंटेंट बनाया हुआ, मसला होता है कि ऐसे के अंदर आपने उधर ही बैठ के एक किसी नए टॉपिक के ऊपर अपने बेस जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको यूज करके आपने एक ऐसे बनाना होता है, एस्टेब्लिश करना होता है, क्रिएट करना होता है। अगर वो नहीं हो रहा, इसका मतलब ऐसे का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा। आप क्या कर रहे हैं, आपने एक पहले का ऐसे जो तैयार किया हुआ था वो आके वहां पे रिगर्जिटेट कर दिया और वही सेम सेम टू सेम चीज लिख कर आ गए। और उसमें क्या होता है, आप रटे लगा रहे हैं और रोट लर्निंग ज्यादा हो रही है। तो मैं उस पॉइंट की तरफ लेके जा रहा था। बाकी ये कि ऐसे के अंदर टिप्स, जिस तरह सुजैर ने कहा कि प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सप्रेशन अगर आपका बहुत ज्यादा खराब है, फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत बड़ा पुट ऑफ होता है एक एग्जामिनर के लिए, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं लोगों के। और आउटलाइंस की जिस तरह से उजैर ने बात की, बहुत ज्यादा आउटलाइंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि उससे आप अपने ऐसे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और अक्सर होता क्या है कि ऐसे आप, क्योंकि एक्सटेंसिव होता है, ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप फोकस लूज कर जाते हैं और दरमियान में जाके आप या तो आप डाइग्रेस कर जाते हैं टॉपिक से, या फिर आप बहुत ज्यादा वो चीजें लिखे होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती। तो बचने के लिए फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उजैर ने कहा कि उसके लिए आप ज्यादा आउटलाइंस बनाएंगे तो शायद आपको फायदा हो। बाकी ये मेरा जो पिछला टेक था वो सिर्फ एक मेरी ऑब्जर्वेशन थी। राइट, ठीक है। अच्छा इम्तियाज, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, मारिया, जो मेरे एसे के पढ़ने से पहले, क्योंकि ऐसे पेपर सीएसएस के लिए बहुत क्रूशल है और यही डिसाइड करते हैं कि कौन सीएसपी ऑफिसर बनता है या नहीं बनता। ऑलमोस्ट ऐसे के पेपर ही डिसाइड करते। तो ऐसे के लिए सबसे 3 चीज़ें जो है प्रैक्टिस, जैसे कि उजैर और शाहसवार ने पॉइंट आउट किया। ठीक है। जो मेरे साथ कलीग्स थे और मैंने लड़के देखे हैं, वो अक्सर ऐसे को टाइम बहुत कम देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसकी। आउटलाइन फॉर्मुलेशन पे वो फोकस नहीं करते हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, आपको जो एग्जामिनर के साथ जो फर्स्ट आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऐसे का, वो आपकी आउटलाइन है। तो आपकी आउटलाइन फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आउटलाइन का आप एग्जामिनर के माइंड पे ये इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि मैंने इसको 40 अबव देने, तो देन यू विल विन दिस रेस। सेकेंड इस जो इंट्रोडक्शन है, ये बहुत एक कंप्रहेंसिव होनी चाहिए और इसमें वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो आपके इससे के जो ऐसे के जो जेवर है, ठीक है ना, वो इस तमाम पॉइंट्स इस इंट्रोडक्शन में मैं समझता हूँ कि इस पे होने चाहिए। और एस्पायरेंट्स को चाहिए कि अगर वो फुल लेंथ ऐसे नहीं लिख सकते तो कम से कम वो आउटलाइन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फिर आपका लास्ट इंप्रेशन है, आप अपनी इंटायर ऐसे का क्या उस एग्जामिनर पे इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें, आउटलाइन, इंट्रो एंड कंक्लूजन, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरी चीज़ें ये कि ऐसे में आप बाकी कैंडिडेट से अपनी ऐसे को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए यू नीड टू डू सम रिसर्च। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, जो कि एक बड़ा रिस्की और एक टॉपिक था। इस पे मैंने जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के, इसके मैंने काफ़ी उनको डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो मैंने इसकी काफ़ी पॉइंट्स आउटलाइन में और ऐसे में इंक्लूड किए। ठीक है। दूसरा ये था कि फिर जो मेन पॉइंट है वो एग्जाम हॉल में होता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी एंड क्लासरूम डू नॉट मूव और गो टुगेदर। इस पे मैंने एक मॉक पे एक डेमोक्रेसी पे ऐसे अटेम्प्ट किया था और मैं उस पर पास हुआ था, लेकिन इस टॉपिक को मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि
मैं चाह रहा था कि बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे इलिटरेसी और डेमोक्रेसी को साथ-साथ लेके ठीक जाना। है। इसलिए मैंने फिर क्लासरूम्स को चूज़ किया। तो ये भी डिपेंड करता है कि वो 3 आवर्स में आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और कितना आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके एक अच्छी आउटलाइन बना के फिर आप ऐसे लिखते हैं। ऐसे कोई आप याद करके रटा लगा के जाने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे आपने उधर सही। 3 घंटे में ही आपने अपनी सारी जो रीडिंग है, न्यूज़पेपर या बुक आर्टिकल्स जितने भी पढ़े, उससे आपने एक ऐसे लिखनी है। तो आई थिंक एक जेन्युइन होनी चाहिए, राइट। कॉपी की आउटलाइन ना हो। लास्ट आखिर सीएसएस के 2-3 पेपर्स के 2 दिन पहले एकेडमीज के आउटलाइंस शाये हो रहते हैं फेसबुक पे, और फिर एस्पायरेंट्स जाके उसी को कॉपी करके आते हैं। तो ये फिर आपके लिए आई थिंक फ्रूटफुल नहीं है। तो सही। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसे। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है उज़ैर से कि उज़ैर सर, जो बुक्स हैं और रिसोर्सेज हैं जितने, ठीक है, जो वो हम कौन सी ज़्यादा, बहुत सारी बुक्स, अगर हम आईआर की बात करें उसमें बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, तो उस हवाले से किस तरह से जो है हम फोकस रहें कि यार इन इन जगह से हम अपने रिसोर्सेज और बुक डिसाइड करें? आई थिंक हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बुक्स की डिमांड है। अगर आप कहती हैं तो मैं वो लिस्ट कर देता हूँ, ऑल्दो इट वुड बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। एक जो रूल ऑफ थंब है जो मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाया था वो ये था कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको सिर्फ एक किताब से आपने नहीं पढ़ना, और ना ही कोई 10 किताबों से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं होता कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 10 या 12 किताबें पढ़ें। सो द इजी थिंग टू, द स्मार्ट थिंग टू डू इज एक सब्जेक्ट पे आप फोकस करें। एक जैसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट के एक किताब उठाएं जो उस सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली एटलीस्ट 70-80% कवर करे, या ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आप उस सिलेबस को लाइन बाय लाइन देखें, सिलेबस के हर लाइन आइटम को उठा के उसको इंटरनेट पे सर्च जरूर करें, ठीक है। और वहां से अपनी जो है ना नोट्स के अंदर वैल्यू एडिशन डालें कि सिर्फ किताब के कंटेंट आपके पास ना हो, क्योंकि देखिए किताब जो है आपकी वो सिर्फ आपके पास नहीं है, वो 10,000 और कैंडिडेट्स के पास भी है। जब इंटरनेट पे जाएंगे और किताब की नॉलेज को, एडिशनल नॉलेज फ्रॉम द इंटरनेट, इफ यू कॉम्प्लीमेंट इट, तो आपके जो नोट्स हैं वो एक यूनिक नोट्स होंगे, वो ऐसे नोट्स होंगे जो और किसी के पास नहीं होंगे, और रिजल्टेंटली जो आपका जो कंटेंट है ना, जो आप अपने आंसर में लिख के आए, वो यूनिक होगा, वो एक नया पर्सपेक्टिव देगा, और उससे आपका जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा इंप्रेस होगा। सो ऑलवेज यूज इंटरनेट, और हर सब्जेक्ट को रिसर्च करें, हर टॉपिक को रिसर्च करें जहाँ तक मुमकिन हो, और अच्छी तरह अपने नोट्स बनाएं। सही। अच्छा उधर आपका बता, बुक्स की जो आप बात करते, चलें आपको जितनी याद है वो बता दें, अपने जो आपने कोर्स जो चूज किया था। Sure. अच्छा, उसमें अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंपल्सरीज। कंपल्सरीज में मैंने जो बुक यूज़ की थी फॉर इस्लामियात, दैट वाज हाफिज करमदाद चुगताई साहब हैं, उनकी इस्लामियात की बुक है, पब्लिश्ड बाय कारावान पब्लिशर्स। वो एक अच्छी, बहुत अच्छी किताब है, इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स थ्रू आउट द होल सीएसएस जर्नी, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, उसमें सही। हर टॉपिक बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो दैट इज समथिंग दैट आई एडवाइस। साइंस के लिए आई यूज्ड वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी की बुक है बाय मियां शफीक। बट अगेन उस किताब को सिर्फ आपने रिलाई नहीं करना, आपने एडिशनल इंटरनेट से नोट्स और डायग्राम जरूर बनाने हैं। उसके बाद अगर हम ऑप्शनल्स पे आ जाएं, तो ऑप्शनल्स में मैं ये कहूँगा कि जेंडर स्टडीज़ के लिए मैंने अपने एक सीनियर थे उनकी किताब यूज़ की थी, उनका नाम राहिल सफ़ी है, ही टीचेस एट किप्स, और किप्स नहीं, उनकी किताब भी पब्लिश की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगेन जैसा मैं पहले बोलता आया हूँ कि किसी भी किताब पे अकेले रिलाई ना करें, बल्कि एडिशनल नोट्स ज़रूर बनाएं। उसी तरह अगर आप टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो अगेन आई यूज द वर्ल्ड टाइम्स वाली बुक, और अपने नोट्स इंटरनेट से बनाए थे। और बिजनेस एडमिन में, अच्छा बिजनेस एडमिन में ऐसा है कि 4-5 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स कंबाइन हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने ये किया था कि मैंने सिलेबस की जो किताबें हैं उसमें से एक एक किताब उठाई थी, और देखा था उनमें से कौन सी किताब किस टॉपिक को कितना कवर कर रही है। तो इस तरह जाके जो ऑनलाइन किताबें लिस्टेड है ना बिजनेस एडमिन वाले सेक्शन में, बस आप वो उठा के पढ़ना शुरू कर दें, उनमें से हर टॉपिक को देखें सिलेबस के कि कौन सा टॉपिक किस किताब में, उस किताब को पढ़ लें, और इंशाल्लाह हो जाएगा। और जहाँ तक अकाउंटिंग की बात है, अकाउंटिंग का मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 किताबें हैं। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय कीएसओ, KIESO, एंड इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस एज वेल। और उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए द सेम बुक बाय नौरीन, NOREEN। ये मैं, अगर आप ठीक। कहती हैं तो मैं आप लिस्ट भेज दूंगा, अपने फेसबुक पे पोस्ट भी कर दीजिएगा। आई थिंक उससे ज़्यादा बेहतर लोगों को याद रहेगा, वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। जी शाहसवार, आप प्लीज सोर्सेज और किताबों का बताना चाहें।
तो ऑनेस्टली मारिया, मैंने बुक्स तो ऐसे मैं स्टडी नहीं कर सका था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैंने नवंबर में जाके अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मेरा मेजर जो पोर्शन रहा है वो प्रिपरेशन का, एक तो मेरे जो स्टडी ग्रुप था उसमें काफी सारे लोग जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हुए थे, तो उनमें से जिन्होंने बुक्स में से नोट्स बना दिए थे तो उन्होंने मेरे साथ वो नोट्स शेयर किए थे। मेरी ज्यादा प्रिपरेशन उनके नोट्स से, और जो अदर हाफ है इट्स फ्रॉम इंटरनेट। जिस तरह से उजैर ने बताया कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि सिलेबस को आप सामने रखें हमेशा, और सिलेबस में जो टॉपिक है उसके करस्पॉन्डिंग आप इंटरनेट पे कोई रिसोर्स ढूंढें, और देर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज यूट्यूब पे। ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा सकते हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर इंटरव्यूज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं जो कि आपको काफी एक्सटेंसिव आपको नॉलेज दे सकती हैं। तो आई डिड दैट, मैंने ज्यादा इंटरनेट पे टाइम गुजारा है और मैंने अपने दोस्तों के नोट्स यूज किए हैं जिन्होंने बुक्स जरूर इस्तेमाल किए हैं। तो मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने वो बुक्स इस्तेमाल नहीं की, जिसका ये मतलब नहीं है कि बुक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से उजारने का कि डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, एक बुक पर रिलाई करना भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बुक्स की मेरे पास ऐसे अभी कोई लिस्ट बनी भी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कंपाइल किया हुआ है। मैं एक गूगल ड्राइव है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के वो बुक्स और नोट्स उसमें अपलोडेड है। और मेरे वैसे कंपल्सरीज मैंने प्रिपेयर किए थे वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी में, वहां पे सरमद जब्बार लम्स के थे इंस्ट्रक्टर, जिन जो अभी सीएसपी ऑफिसर है, उनसे मैंने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स किया था। उन्होंने अपने नोट शेयर किए थे और दोज वर वेरी हेल्पफुल। बाकी मैंने दोस्तों के नोट्स यूज किए हैं। राइट। अच्छा इम्तियाज, आप बुक्स के हवाले से कुछ कहना चाहें? जी मारिया, मारिया, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जिस तरह उज़ैर और शाहसवार ने बात की कि एक आप स्पेसिफिक बुक उठा लें जिसमें तमाम जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर हों, आप उसको रीड कर लें। और फिर दूसरी बात, आप उसी सब्जेक्ट के लिए ये कर सकते हैं, आप अपनी आंसर्स को थोड़ी यूनिक बनाने के लिए आप 5 to 10 ईयर्स के पेपर करें। जो टॉपिक मैक्सिमम एग्जामिनर जिस टॉपिक से सवाल सेट कर रहे हैं, क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को उठा लें, उस पर रिसर्च करें। यूट्यूब में वीडियोस हैं, गूगल पे आप रिसर्च करें और उस पर बुलेट पॉइंट्स अपने नोट्स बना लें। इस तरह आपका आंसर जो है बाकी कैंडिडेट से काफ़ी यूनिक हो जाएगा। और जिस तरह इस्लामियात के लिए उज़ैर ने रिकमेंड किया, मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि हाफिज़ करीमदाद चुगताई, दैट इज़ मोर देन एनफ। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर अहमद की बुक है, वो भी बड़ी अच्छी है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर एंड जो मैगजीन्स है वो आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कंसिडर किया जाता है और उसी से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए मियां शफीक जो वर्ल्ड टाइम्स की बुक है वो काफ़ी है। और फिर आप इसी तरह पास पेपर्स देख के जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है आप उसको इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं। प्रीसियन कंपोजिशन के लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सईद सादत अली शाह की बुक अच्छी है। आप ग्रामर पोर्शन को कवर करने के लिए रन एंड मार्टिन आप कर लें। और बीए इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, वो भी बड़ी अच्छी किताब है। आप इंग्लिश प्रीसियन कंपोजिशन की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि प्रीसियन कंपोजिशन के लिए आपको लास्ट जो सीएसएस के पीसी क्वेश्चंस एंड कंप्रेंशन है वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करने। ठीक है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो कॉन्सेप्ट सेक्शन है वो प्रकाश चंद्र से आप कवर कर सकते हैं। और वर्ल्ड टाइम्स की एक बुक है प्रोफेसर जाहिद हामिद, आई थिंक प्रोफेसर जाहिद साहब की, वो बड़ी अच्छी है। उसमें उन्होंने जो थीरीज है आईआर के वो आप आंसर्स में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो बड़ी अच्छे तरह एक्सप्लेन किए। और एस.के. कपूर इंटरनेशनल लॉ के लिए दैट इज़ मोर देन एनफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टर सुल्तान खान की बुक है, उसमें ऑलमोस्ट 90% आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक्स आप दूसरे किसी बुक से उठा लें या इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के आई थिंक वर्ल्ड टाइम्स की एक छोटी सी बुक है जो मिशनस की एक आप समझ सकते हैं कि समरी है, ब्रीफ समरी, वो मोर देन एनफ है। और सोशियोलॉजी के लिए आप जो इंडियन
यूपीएससी के जो लेक्चर्स है वो भी आप सुन सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। वहाँ पे आपकी सोशियोलॉजी के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो बता देते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होती है। बाकी Right. जनरल स्टडीज़ का आई थिंक उज़ैर ने बता दी है, तो उसकी भी आप एसपी हमाद के नोट्स पे हैं, वो भी काफ़ी कम्प्रेहेंसिव अच्छे है, और उसके साथ अगर आप एक बुक पढ़ लें तो आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा। और आईआर के सही। पेपर के लिए एक चीज़ ये है कि आप जो या जो राइटर्स है उनकी कोटेशंस भी आप देख लें। जो ठीक है। मुझे इस साल जिस तरह आईआर हिट हुआ है, नॉर्मली 70 to 80 आउट ऑफ 200 लड़कों के स्कोर रहा है, तो मैंने 105 स्कोर किया है। तो मुझे जो थोड़ा अपना अंदाज़ा इसलिए है कि उसमें मैंने काफ़ी जो कोटेशंस आप विड्रो यूज विल्सन के कोटेशंस थे, हाँ जी, वो मैंने यूज़ किए थे। और फ्लो चार्ट कंपलसरी ठीक। में लाजमी है कि आप हर सब्जेक्ट्स में आप फ्लो चार्ट डायग्राम्स के थ्रू पिक्टोरियल भी आप अपने आंसर्स को दें, इससे हो सकता है आपको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिले। सही सही। अच्छा शाहसवार, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि रीडिंग और राइटिंग स्टाइल सीएसएस के लिए क्या होना चाहिए? रीडिंग का तो मारिया जिस तरह से पहले बात हुई है कि आपको टू द पॉइंट रीडिंग करनी है, जिस तरह से उज़ैर ने बात की थी कि बुक्स अगर होती हैं उसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको जरूरी नहीं है कि कंप्लीट आप बुक्स को पढ़ना शुरू करें और अपना टाइम वेस्ट करें। आपके पास टाइम जितना होता है उसमें यू हैव टू टारगेट दो स्पेसिफिक एरियाज जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आप उनको रीड करें, उनके नोट्स बनाएं, और नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि जब आप फाइनली रिवाइज कर रहे हो तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत कंसाइज एक पेपर पे कंसाइजली मिल रहे हो, और आपको बहुत सारे पेजेस को स्किम थ्रू ना करना पड़े। तो एक तो ये तरीका है कि नोट मेकिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको टारगेटेड एरियाज को रीड करना है। वो कंप्लीट बुक्स को रीड करने की जरूरत नहीं है जहां पे आपके पास टाइम भी कम हो और सिलेबस बहुत ज्यादा हो। तो सेकेंडली राइटिंग इन एग्जाम्स का मैं ये कह सकता हूँ कि एग्जाम्स में आपको आंसर को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका जो है वो ये है कि आपको एक जिस तरह से अभी इम्तियाज बात कर रहे थे कि बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए, एग्जामिनर को देख के काफी आइडिया हो जाना चाहिए कि इसने आंसर में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो इस आंसर में रिक्वायर्ड थे। उसके लिए आप प्रोमिनेंट बनाने के लिए मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, पिक्टोरियल और विजुअल एड्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट है, मैप्स हैं। उसके अलावा आप कोटेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। उसकी कोई भी ऐसी चीज जो रेलेवेंट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे ख्याल में आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाए और वो उसको स्टैंड आउट करे, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से मार्क भी कर सके। राइट। अच्छा उज़ैर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप लोगों में से किसी ने तो केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह ऑप्ट नहीं किया, बट हमारे काफ़ी जो ऑडियंस में कंप्यूटर साइंस से भी हैं और केमिस्ट्री से भी हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि जो सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो आगे भी ऑप्ट करें, तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से आप अपने एंड पे क्या जो है आप सजेस्ट करते हैं? देखिए अगेन मैं यही कहूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू नॉट बी टू पैशनेट एंड ट्राई टू नॉट बी टू प्रैक्टिकल। आप ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा जा रहा है, ठीक और है। ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि आप जब वो पढ़ेंगे तो आप बोरियत से सो नहीं जाएंगे। तो ट्राई टू स्ट्राइक द मीडियन पाथ सब्जेक्ट। अगेन लेकिन आपने यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि आपके जो 5 कंपल्सरी 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपकी डिग्री से रेलेवेंट होंगे। कोई एक दो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी डिग्री से रेलेवेंट होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स आपने फिर भी ऐसे ही चूज़ करने हैं जो आपके स्ट्रीम ऑफ स्टडी से बाहर के होंगे। उसमें यही एडवाइस है कि स्कोरिंग ट्रेंड फॉलो करें, सब्जेक्ट के कंटेंट जरूर देखें, सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें कि आपको सिलेबस थोड़ा बहुत अपील भी कर रहा है या नहीं। और साथ में यह है कि बस ये दो चीज़ें इनको माइंड में रखें। जिस तरह मैंने एंथ्रोपोलॉजी जब लिया था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए, तो मैंने उसकी किताब थोड़ी सी खोल के पढ़ी थी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट रख लिया था। तो जस्ट ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, दैट इज माय एडवाइस, ठीक है। रिगार्डलेस जितना ऑफ व्हाटएवर डिग्री फोकस यू डन। करें, राइट,
इंटरेस्ट पे फोकस करो, ऐसा सब्जेक्ट ले कि आपको नींद ना आए। बेसिक जो है मेजर टिप। अच्छा इम्तियाज, हमें बताइएगा कि हाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, पीयर्स, फैमिली, इनका सपोर्ट कितना हद तक ज़रूरी है? जी मारिया, मारिया सीएसएस की जर्नी जो है वो आप एक ऐसी जर्नी है कि आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो जिसके पासिंग रेशियो ऑलमोस्ट 2 to 3% है। तो फिर आप में जो प्रेशर काफ़ी होता है, लेकिन इसमें जो आपके पेरेंट्स की जो मॉरल सपोर्ट है, फाइनेंशियली तो डेफिनेटली वो किसी न किसी सूरत पे करते हैं, मॉरल सपोर्ट है उनकी जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेरेंट्स की और फैमिली की मॉरल सपोर्ट आपके साथ हैं तो आई थिंक कि आपका काफ़ी जो बर्डन है आपके ऊपर, काफ़ी प्रेशर है, वो रिलीज हो जाता है। तो उनकी सपोर्ट के बाद फिर ये जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो नेगेटिविटीज़ है आपके इर्द गिर्द, जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि बड़ा टफ एग्ज़ाम है, आप अपने करियर पे फोकस करें, इंजीनियरिंग सेक्टर पे जाएं, जो आपकी डिग्री है आप उसी को परस्यू करें, या कोई कहेंगे कि जॉब बात करें, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको वापस आना होगा, फिर जॉब के लिए मसला होगा। तो आपको अपनी एम के साथ सिंसियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। आपने अगर सीएसएस करना है तो फिर यू नीड टू बी डिटर्मिनेंट, और आपकी वो तमाम जो नेगेटिविटीज़ है आपकी इर्द गिर्द, उनको आप फिर उसको निगलेक्ट करें और उनसे बचें, वरना फिर ये जर्नी आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। राइट। अच्छा मेरा जो है अपना उज़ैर और शाहसवार, आप दोनों से यही सवाल है कि जितने डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं और जब पता चलता है आगे पीछे लोगों को यार ये सीएसएस कर है, तो जो एक अलग प्रेशर होता है कि लोग अच्छा कर रहे हो सीएसएस, जो बार बार जो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है, उनको कैसे टैकल किया जाए? और प्लस हमारे काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो भी पूछ रहे हैं कि डीमोटिवेशन जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? शाहसवार। बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आएँगे जहाँ पे आपको कोई ना कोई इवेंट ऐसा होगा या कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको डिमोटिवेट कर जाएगा, और आपको लगेगा कि क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, आप ऑलरेडी काफ़ी एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं फिज़िकली और मेंटली, तो आपको भी थोड़ा-सा ब्लीक नज़र आना शुरू होता है कि क्या हो सकता है, इसके क्या चांसेस हैं। और सीएसएस का जो जर्नी है वो चलता भी 1.5 ईयर तक है, और आपको करियर के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, और अगर पर्टिकुलरली अगर आप घर में ब्रेड विनर हो तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। तो उस सेंस में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक तो आपको अच्छे दोस्तों और पॉजिटिव लोगों के साथ से सराउंड करना चाहिए अपने आप को, ऐसे दोस्तों के साथ जिनके एस्पिरेशंस आपसे मिलते-जुलते हों और सपोर्टिव हों। पेरेंट्स तो आपके हमेशा से आपको सपोर्ट करेंगे, वो तो गिवन है। लेकिन आपको ऐसे दोस्तों के साथ उठना-बैठना करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम में, जो आपको इस जर्नी के में हेल्प भी करें, साथ-साथ आपको सपोर्ट करें। और उसके अलावा ये कि जनरली आपको नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा-सा साइड पे रहना पड़ेगा, व्हिच इंक्लूड्स सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करने से नेगेटिविटी आ जाती, नेगेटिविटी इस सेंस में नहीं आती कि सीएसएस के हिसाब से आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन एक आप ऑक्यूपाइड होते हैं हर वक़्त। तो अपने प्री ऑक्यूपेशंस से हटना पड़ेगा, आपको ऐसी चीज़ों से दूर होना पड़ेगा जो आपको फोकस लूज़ करवाएँ। तो उसमें अभी मैं इनलिस्ट नहीं कर पा रहा कि क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन बहुत बेसिक मैं बात यही करूँगा कि अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट करें, आपके करियर एस्पिरेशंस के हिसाब से सपोर्ट करें, और जनरली आपको हेल्प करें आपके इस काम में। तो आई डिड द सेम। मैंने अपने उन दिनों में मैंने सिर्फ अपने दोस्तों में सिर्फ उन्हीं को ही बताया हुआ था कि मैं सीएसएस एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जो मेरे साथ स्टडी ग्रुप में थे। और उनके साथ मैं उठता बैठता था, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की, नोट शेयर किए। हम ग्रुप डिस्कशंस करते थे, हम ग्रुप में डिवाइड करके जाते थे कि हम ये टॉपिक्स करके आएंगे, और फिर जहाँ पे मिलते थे वहां पे हम अपने अपने टॉपिक प्रेजेंट करते थे, ताकि ग्रुप में काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एक दूसरे की हेल्प हो सके। जिसको जो टॉपिक आता था वो दूसरे को करा देता था। तो दैट रियली हेल्प, और आज मैं अगर यहाँ पे आई ओ इट कम्प्लीटली टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे इस पूरे जर्नी में सपोर्ट किया। तो या दैट्स इट।
जी उज़ैर, कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है ड्यूरिंग जितना अरसा प्रिपरेशन के दौरान? जी, स्ट्रेस के लिए तो मैं एडवाइस करता हूँ आप रनिंग एज अ हॉबी अडॉप्ट कर लें। मैंने भी रनिंग एज अ हॉबी अडॉप्ट की थी। सुबह रोज़ 2-2.5 किलोमीटर में रनिंग करता था। इट्स ऑलवेज अच्छा। गुड टू हैव सम फिजिकल एक्सरसाइज। और दूसरी बात ये थी कि मैंने अभी किसी को नहीं बताया हुआ था, मेरे बहुत करीबी दोस्तों को भी नहीं पता था कि मैं CSS एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स फाउंड आउट द डे ऑफ द रिटन रिजल्ट कि मैंने CSS का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप किसी को भी ना बताएं अगर आपको लगता है कि यू वोंट बी एबल टू टेक द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो आपने पॉइंट आउट की थी। हुँ। अगर आपको लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे, बहुत ज़्यादा आपको उससे स्ट्रेस होगा, तो आप किसी को भी ना बताएं। जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ एंड लेट योर एफर्ट से इट आउट लाउड फॉर यू। और बाकी बात ये है कि जैसे शाहसवार ने बोला, सोशल मीडिया अवॉइड करें, क्योंकि उसमें होता है कि आप देखें, जिस तरह मैं था, मैंने कोई साथ में कोई जॉब नहीं की, मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी जब की थी, मेरे साथ के जो बैचमेट्स थे दे वर मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स, सम ऑफ देम हैड ऑलरेडी गॉन ऑन फॉर मास्टर्स, कुछ लोग जॉब्स में एक्सेप्ट कर रहे थे माशाल्लाह। सो व्हाइल यू आर हैप्पी फॉर अदर पीपल सक्सेस, आपको यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, व्हिच इज हुँ, नेवर एडवाइस। कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर इंसान का अपना जर्नी है। और हुँ। अल्टीमेटली जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, उसको ना तो कोई आपसे छीन सकता है, और ना कोई आपको उसमें से एक दाना भी उसमें बढ़ा सकता है। सो हैव राइट। फेथ, नियत से आप मेहनत करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हर इंसान की मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर देता है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, मैं जब अपने सीनियर ईयर में था, फोर्थ ईयर में, तो मैंने अराउंड 20-25 इंटरव्यूज़ दिए थे जॉब्स के, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, हुँ, और उसमें से हर जगह से रिजेक्ट हुआ था एक्सेप्ट फॉर वन। सो दैट कंटिन्यूस फेलियर सॉर्ट ऑफ डिमोटिवेटेड मी कि यार मेरी कहीं से जॉब नहीं लग रही और सब कुछ। हुँ। बट 2 years 1 year लेटर जब मैंने CSS का इंटरव्यू दिया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो सारे इंटरव्यूज थे, दैट वाज प्रैक्टिस फॉर मी। सो ऑलवेज हैव फेथ इन अल्लाह's प्लान फॉर यू। इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करते हैं वो आपकी मसलहत के तहत होता है। सो जस्ट बिल कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड वर्क हार्ड। या राइट। जी। अच्छा इम्तियाज़, आपसे मेरा सवाल है कि ड्यूरिंग द जर्नी ज़ाहिर है हर किसी को कोई ना कोई एक आइडियल होता है या एक मेंटर होता है। तो अपने मेंटर के बारे में बताइएगा। जी, मेंटोर के बारे में सबसे जो मैं जब लाहौर CSS की प्रिपरेशन के आए, तो जो सबसे पहले मैंने एक टीचर ज्वाइन किया हुँ, था, वो था अभी जो FBR में डेप्यूटी कमिश्नर है, सर सईद नासिर जमाल। तो मैंने अपने कुछ एसेस चेक कराने के बाद जो सर ने फिर जो मुझे मोटिवेट किया एंड गो अहेड का नोट दिया, हुँ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो एक मेरे लिए एक पुश थी कि मैं CSS 2019 में अपेयर हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। तो सर राइट। नासिर जमाल इज़ वन ऑफ दी माय मेंटोर्स। एंड सेकंड इज़ जो CSS 2018 में गिलगित बल्तिस्तान से क्वालिफाई और उसकी एलोकेशन कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप में है, नज़ीर अली। ही हुँ, वॉज माई सीनियर इन यूनिवर्सिटी, और मेरे एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पहले उसका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, और वो लाहौर में मेरे साथ था। और लास्ट जो 1.5 मंथ थी, जिसमें हमारी जो क्विक रिवीजन हुई, उसमें नज़ीर भाई की गाइडेंस फॉर वेरी हेल्पफुल फॉर मी क्रैक दिस एग्जाम माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो थर्ड जो मेरी मेंटोर है मैम फातिमा बतूल, जो लाहौर में पढ़ाती है इंग्लिश एसे एंड प्रीसी। एंड मैम के पास मैंने 3 to 4 मॉक पेपर्स दिए, इंग्लिश प्रीसी एंड कंपोजिशन और हुँ। इंग्लिश एसे के। तो जो फीडबैक्स थे मैम के, दैट दोस वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ये जो 3 मेंटर्स हैं, उनका आई एम इंडक्टेड टू ऑल ऑफ देम, जिन्होंने मेरे CSS जर्नी में मुझे काफ़ी पुश राइट। किया एंड मोटिवेट ठीक। किया। शाहसवार उज़ैर, आप अपने मेंटोर्स के बारे में बताना चाहें? शाहसवार। ओके। तो जैसे जैसे मैंने पहले बताया कि काफी मेरी हेल्प जो है मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने की थी, तो आई विल गिव अ शाउट आउट टू तलहा असद, मेरा क्लास फेलो। ही वाज विद मी इन माय बैच यूनिवर्सिटी में भी, और फैजान वो भी मेरे क्लास फेलो हैं। उसके अलावा सर सरमद, ही वाज एन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम लम्स, और अभी वो भी CSP ऑफिसर हैं 47th कॉमन के। तो इन तीनों ने मुझे काफी हेल्प की। हामिद इम्तियाज मेरा एक क्लास फेलो था, उसने मुझे काफी हेल्प की थी। तो ये 3-4 लोग थे जिनकी वजह से आई एम हियर टुडे, और आई ओ माय हाफ ऑफ माय सक्सेस टू देम। तो या दैट्स इट। जी उज़ैर। मेरे मेंटोर्स में राहिल भाई थे,
उन्होंने मुझे ऐसे के लिए गाइड किया। उसके अलावा बिलाल, ASP बिलाल हैं, उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया था। उसके अलावा मुख्तलिफ मैंने अपने सीनियर्स पे रैंडमली रीच आउट किया था उनसे, मतलब एक एक दो दो बातें छोटी छोटी पूछने के लिए मैंने फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह मैसेज दौड़ाए थे। तो अब वो तो बहुत सारे लोग हैं। वासिक भाई भी IRS में पोस्टेड हैं। उसके अलावा सो द थिंग इज कि मेरे कोई एक दो मेंटोर्स नहीं थे, मेरे काफ़ी सारे मेंटोर्स। आई थिंक लम्स कम्युनिटी के बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। मुर्तज़ा भाई हैं, सलमान भाई हैं, they've all been very very helpful to me, और एंड आई ओ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरा बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेरी मदद की। सो देयर इज नॉट वन मेंटोर, देयर इज अ होल टीम ऑफ mentors who helped me basically clear this exam. राइट। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे ये भी है कि बहुत ज़्यादा ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो CSP हैं जो बन रहे हैं, स्पेशली 2019 में भी जो टॉपर्स हैं या इसके अलावा भी वो बाहर से यानी बैरून मुल्क से डिग्रियां करके आए और यहाँ के उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वहाँ की डिग्री बहुत ज़रूरी है पास होने के लिए। इसके हवाले से और स्पेशली फिर लम्स नस्ट और इन जो है यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है कि यार ये जो हैं यहाँ से पढ़ने वाले ज़्यादा एकदम कर जाते हैं। तो ये जो एक यू कैन से कॉन्सेप्ट, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी उजैर। आई थिंक यूनिवर्सिटी का जो इम्पैक्ट है वो इस सेंस में होता है कि मे बी पीपल फ्रॉम सम यूनिवर्सिटीज़ हैव बेटर एक्सपोजर, उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं विच हेल्प देम परफॉर्म बेटर नॉट जस्ट इन रिटन एग्जाम। लेकिन हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोगों ने लोकल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ा और उन्होंने क्लियर किया और अच्छी पोजीशंस पे आए। मैं खुद एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। सो आई डोंट थिंक कि यूनिवर्सिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट कि नहीं जी अगर आपके पास लाम्स या कोई फॉरेन डिग्री नहीं है तो आप क्लियर ही नहीं कर सकते एग्जाम। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। आई थिंक जी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क एंड हाउ यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। आपने अपनी टैलेंट्स को किस तरह से पोर्ट्रे किया है, किस तरह इस्तेमाल किया, दैट्स व्हाट मैटर्स मोर। इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स नॉट अबाउट आपने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, नॉट एट ऑल। राइट। चलें, थोड़ा जो है मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने लोगों के क्वेश्चन एड्रेस भी कर लिए। कुछ जो है थोड़ा सा जो है इसी फील्ड से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज अभी माशाल्लाह से आप CSP हैं, अदर देन CSS आप जो है अपना फ्यूचर क्या देख रहे थे अदर देन CSS? शाहसवार। तो मैं ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा था और मेरा प्लान भी था आगे एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। तो अगर मैं फॉरेन सर्विस में एलोकेट ना होता तो प्रोबेबली मैं इसी को परस्यू करता एज एन एजुकेटर, कंटिन्यू करता अपना काम और इंशाल्लाह आगे जाके फिर अगर मौका मिलता तो दोबारा देता सिविल सर्विसेज में ट्राई राइट। करता। जी उजैर। तो अभी मैं आई एम वर्किंग एट अ प्राइवेट MNC। अगर मेरा CSS क्लियर ना होता सो आई वुड हैव कंटिन्यूड विद माय जॉब एंड देन मे बी गो फॉर MBA इन अ ईयर और टू। लेकिन अल्लाह ने राइट। करम किया बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। इम्तियाज। जी, मैं जब जॉब से रिज़ाइन किया था तो मेरा फुली जो फोकस था वो ये था कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स लाजमी देने, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 हो, अटेम्प्ट्स करने के बाद ही फिर मैंने अगर खुदा न खास्ता क्वालिफाई नहीं हो पाता तो फिर मैंने दोबारा इंजीनियरिंग सेक्टर पे ही जाना था, क्योंकि मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री थी लाइक सवार और बाकी जो जैसे MBBS और डॉक्टर्स हैं उनके पास एक अपनी प्रोफेशनल डिग्री की चॉइस होती है। तो अगर नहीं होता तो फिर इंजीनियरिंग सेक्टर पे ही मैं वापस ठीक है। चला ग्रेट। जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया और पहले अटेम्प्ट में ही जो गोल ज़बरदस्त। अचीव किया। अच्छा, मेरा अब जो है ये सवाल कि अभी माशाल्लाह से अब आप जो है ऑन फील्ड आ गए हैं, प्रैक्टिकल जो है लाइफ में आ गए, तो अब जो है माशाल्लाह ऑफिसर आप CSP ऑफिसर हैं, तो अब क्या ड्रीम एसोसिएट हैं? अभी आप क्या प्लान करें कि यार अब मैं सोसाइटी में पर्टिकुलरली पाकिस्तान में ये चीज़ जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, और फिर गिलगित बाल्टिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आइएगा कि वहाँ पे जो है आप कहते हैं कि यार ये जो है मैं चेंज या मेरा ड्रीम है कि ये मैं करना चाहता हूँ। शाहसवार। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय जो मेरी सर्विस ग्रुप है फॉरेन सर्विसेज में, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो मुझे एक चीज नजर आती थी वो ये था कि एक लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है हमारे बल्तिस्तान एरिया की, जिसकी वजह से जो नैरेटिव है ऑफ बल्ती पीपल
ऑन डिफरेंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली कश्मीर इशू या फिर इसी जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में, तो वो इतना अच्छे तरीके से नहीं टेकअप करता था या होता था, या फिर वो नैरेटिव इतना वो नहीं था, इतना अच्छे से नजर नहीं आता था। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इन माय कैपेसिटी टू वो उस नैरेटिव को बिल्ड करूं और अच्छे से उसको प्रेजेंट करूं ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, जहां पे मेरी जो कैपेसिटी होगी और जो मेरी पोजीशन होगी। दूसरा ये कि कंट्री के लिए जो बेस्ट पॉसिबल उस टाइम पे जो बेस्ट पॉसिबल काम होगा वो करूं, और अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी उसमें शामिल रखूं, ताकि मैं एक खुद अच्छा इंसान बन सकूं साथ साथ कंट्री को सर्व करते हुए। राइट, उज़ैर आपके क्या ड्रीम्स हैं? जैसा आपने मेंशन किया कि व्हाट एम आई प्लानिंग टू डू, सबसे पहले तो देखिए अभी तो मुझे टाइम लगेगा एटलीस्ट साल तो फील्ड में जाने में। तब तक मेरी ये कोशिश है कि जो भी लोग हैं जिनको अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं हेल्प करूँ फॉर CSS एग्जाम इन पर्टिकुलर, एज वेल एज एडमिशंस इनटू अदर यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, स्पेशली लम्स। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि इफ़ देयर इज एनी वे आई कैन हेल्प, इफ देयर इज एनी गाइडेंस दे नीड एग्जाम के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, एडमिशन एट लम्स के बारे में, they can always reach out to me Facebook पे, Twitter पे, WhatsApp, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो आप उस पर मुझे रीच आउट करें। मुझे मेरी पर्सनल ये ख्वाहिश है कि आई वांट पीपल फ्रॉम आवर एरिया और जो बाकी हमारे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं वहाँ से लोग आगे आएँ ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके और हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो पोटेंशियल है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ही वी कीप ऑन प्रोटेस्टिंग अबाउट इट, बट रादर जहाँ तक हो सके हमें अपना अपना इनपुट देना चाहिए। तो मैं अपने ज़ाती सतह पे ये इनपुट दे सकता हूँ कि जिसको भी मेरी गाइडेंस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। कोई भी हेल्प चाहिए हो किसी भी सेंस में तो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ये मेरा इमीडिएट प्लान है। एक्शन जो फ्यूचर का प्लान है वो तो देखें, आप जब एक फील्ड में होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि यू सर्व एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड इफ यू कांट हेल्प एवरीवन then at least you lend a listening ear to them, आप लोगों की एटलीस्ट बात सुन लें। सो दैट इज़ माई एम कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे हेल्प की जाए, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर एक बात एटलीस्ट सुनी जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। तो दैट इज़ माई प्लान। एंड अगेन किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर फोन, ओवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी आपको मैं मिलूँ आप मुझे सवालात की बौछार कर दें, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी इम्तियाज़, आपके क्या ख्वाब हैं गिलगित बाल्टिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली अपनी, नाउ यू आर ऑफिशियली SCSP ऑफिसर नाउ? जी मारिया, जैसा कि जब भी कोई CSS के लिए तैयारी कर रहा होता है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उनको बेसिक फोकस हर आंसर पे यही होता है कि पब्लिक सर्विस। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अफसरशाही के बजाय नौकरशाही की उस पर कर लूँ कि जो मेरा ऑफिस है या एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी है वो कॉमन पीपल के लिए वहाँ की एक्सेस जो भी लोग का है जितना मेरे उसके एम्बिट ऑफ पावर में अथॉरिटी में है। दूसरा ये कि पाकिस्तान कस्टम सर्विस आपको पता है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना हो सके जो मेरी जो ड्यूटीज़ है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए शायद मेरा रोल पार्ट अदा कर सकूँ। एंड एज फार एज गिलगित बल्टिस्तान इज़ कंसर्न, जो सबसे पहले ये चीज़ है कि जो यंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हमारी तरफ से जितने भी गाइडेंस हो एट एनी टाइम हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जितना हमारे CSS की जर्नी है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उनको गाइड करने में इंशाल्लाह हम अपना टाइम उस पर देंगे। और सेकेंड थिंग इज़ अपार्ट फ्रॉम माई करियर, गिलगित बल्टिस्तान स्पेशली जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का जो हाल है वो काफ़ी बुरा है और वहाँ पे लोगों में जो ध्यान है उसको माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह उस पे मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि उस सेक्टर पे इंशाल्लाह काम करूं, एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शिगर में। तो ये तक तो प्लान है, बाकी देखते हैं सर्विस में फिर। डिस्ट्रिक्ट शिगर में नहीं, आपने पूरे बल्तिस्तान को प्लस पूरे GB को आपने फोकस करना है इंशाल्लाह। अच्छा, या सैफ अली बल्ती जो है उज़ैर भाई को कर रहे हैं कि हाउ मच टाइम यू, हमने काफ़ी ज़्यादा बात तो कर ली है सैफ अली,
बट वो चाह रहे हैं कि आपने पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया था, वीकली डेली बेस पे कोई शेड्यूल बनाया था, वो जो है दोबारा वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल अ, बिल्कुल, कोई राजस्थान में लेकिन नहीं कहता नहीं बेटी बिगिंस एट होम, सो इस वजह से मैंने कहा कि उस जी डिस्ट्रिक्ट जी, शिगर ज़बरदस्त। से स्टार्ट किया जाए, जी वो जो जी, माइंड सेट है जी, ये पूरे बिल्कुल हिंदुस्तान में बदलने की ज़रूरत है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जी उजैर। आई थिंक देखिए, आपने अपना जो स्केड्यूल बनाना है, एक तो डेली स्केड्यूल आप ज़रूर बनाएं अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उससे डिसिप्लिन आता है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ठीक ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आप साथ में ये प्लान बनाएं कि आपने एक सब्जेक्ट कितने दिनों में करना है। सो फॉर एग्जांपल, आपने ये प्लान बनाना है कि जी आज से 15 दिन के बाद आई शुड बी डन विद सपोज साइंस, और उसके हुँ, 15 दिन के बाद आई शुड बी डन विद एंथ्रोपोलॉजी। तो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर को डेज एलोकेट करें, और फिर उन डेज के दरमियान में थोड़ा सा वो कहते हैं ना बफर, बफर जरूर रखें, जिसमें आप अगर लेट सपोज कोई सब्जेक्ट करते हुए आपको 15 के बजाय 18 दिन लग जाएं, तो आपका ओवरऑल जो पूरी टाइमलाइन है वो मिसमैनेज ना हो। तो अपनी टाइमलाइन सब्जेक्ट्स के हिसाब से ही बनाएं कि आपने, तो मेरा ये एम था कि अराउंड मिड नवंबर या अर्ली नवंबर आई शुड बी डन विद द नोट्स ऑफ ऑल ऑफ माय सब्जेक्ट्स। तो हुँ, इस तरह करके जो है ना टाइमलाइन जरूर सेट करें, और डेली स्केड्यूल भी बनाएं, और उस डेली स्केड्यूल में कोशिश करें कि सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि अपने आप को ब्रेक्स भी दें। सारा टाइम पढ़ने से आपका दिमाग आउट हो जाएगा और आप ज़्यादा उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो टेक राइट, ब्रेक्स, स्टिक टू अ स्केड्यूल, और इंशाल्लाह आप 2-3 महीने एक बार स्केड्यूल फॉलो करना शुरू करें, तो आपका इतना डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है कि फिर आपको आगे का सफर आसान हो जाता है। सो डू मेक स्केड्यूल, डू मेक प्लान्स एंड स्टिक टू देम। राइट, ग्रेट। अच्छा शाहसवाल, आपसे ये सवाल है कि वो कह रहे हैं कि हम सीएसएस वाक़ई में करना चाहते हैं, बट हमें जो है गाइडेंस नहीं मिल रही, स्पेशली हमारे सीएसपीज़ से। तो ये देखें, हम आप 3 सीएसपीज़ आपके लिए हम लेके आए ऑनलाइन, और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। स्टिल दे आर आस्किंग कि हम अच्छा सीएसपी से कैसे गाइडेंस लें? शाहसवाल एड्रेस कर दें। जिस तरह से अभी उजैर ने और इम्तियाज ने बात की है कि हमारे बैच में तो आई कांट नेम एनीवन के ऐसा हो जो अवेलेबल ना हो और विलिंग ना हो जो गाइडेंस के लिए तैयार हो। और पिछले बैचेस में भी आई थिंक सारे ही जरूर वो अपना टाइम देने के लिए तैयार जरूर होंगे, लेकिन बाद में जाके उनकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है शायद वो ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, जिसकी वजह से शायद ना कर सके हो। लेकिन हमारे बैच में जब तक जिस तरह से अभी उजैर ने बोला है, इम्तियाज ने बोला है, और मैं खुद भी तैयार हूँ इसके लिए, और ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं, काफी सारे लोग हमें कांटेक्ट कर चुके हैं। तो हुँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है सीएसएस से रिलेटेड और गाइडेंस चाहिए, तो हमारे इनबॉक्सेस हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, और व्हाट्सएप नंबर्स अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस है तो उनको भी हम दे सकते हैं। लेकिन फेसबुक और ट्विटर आप बेशक हमारे अपने वॉल पे लगा दें, और वहां पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। अच्छा इम्तियाज़ पर्टिकुलर आपसे सवाल है कि वो पूछ रहे हैं कि हम सीएसएस क्यों करें? हमें मोटिवेट करें कि हम सीएसएस करें। दैट्स अ क्वेश्चन। चले आप है कि यार हम सीएसएस क्यों करें? हम कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, बट हम क्यों करें? ये क्वेश्चन जनाब रेज़ हो रहा है। और प्लस इम्तियाज़ आपके लिए पूछ रहे हैं कि आपके लिए जो रोल मॉडल कौन था? आपको किसने इंस्पायर किया सीएसएस करने के लिए? किससे मुतासिर हुए? ये जनाब वो पूछ रहे हैं। ओके ओके मारिफ, इसमें आने से पहले कि मैं एक सजेशन ये कि आपको गाइडेंस एस्पायरेंट्स गाइडेंस चाहते हैं क्या, एक्सपीरियंस से बुक सिलेक्शन से सीखना चाह रहे हैं, तो शाहसवार एंड उज़ैर दोनों यहाँ पे हैं, तो वी हुँ, कैन मेक ए पेज फेसबुक जिस पे हम अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से या लो तो उस पे हम एस्पायरेंट्स को गाइड कर सकेंगे। तो राइट। इट वुड बी एक गुड आइडिया अगर हम तीनों एक फेसबुक पेज पे चला देंगे। बाकी जो जीबी से सीएसपीस हैं जो हुँ, 2019 में क्वालिफाई हुए हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करें और उस पेज पे हम रिक्वायर्ड गाइडेंस और मटेरियल्स वहाँ पे पोस्ट करें, तो हमारे क्योंकि वो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्पेसिफिक एस्पायरेंट्स से मैसेजेस पे कॉल्स पे उनको गाइड हुँ, करना टाइम कंज्यूमिंग भी है और पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो ये बेहतर होगा कि एक फेसबुक पेज हो या कोई ग्रुप हो जिस पे हम हुँ। जो जीबी के क्वालिफायर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहें, तो ये आई थिंक इट वुड बी गुड आइडिया। बाकी जो आपकी कौन सी तरफ आते हैं सीएसएस क्यों किया जाए, तो सबसे पहली वही बात है जो रटी रटाई हुई कि पब्लिक सर्विस की हम
स्टूडेंट जो सोसाइटी के स्टूडेंट है या कॉमन पीपल है, CSS में ये होता है कि आपकी आपको जो वर्क होता है, काम होता है, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे होती है, और जिनका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो कॉमन लेमन है अवाम है उनके ऊपर होता है। तो आप इस तरह आप एक कॉमन पीपल लोगों की आप खदमत कर सकते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप सिर्फ एक बंदे के लिए, अपनी मालिक के लिए, आप उसकी प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप काम कर रहे होते हैं, और आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, उसमें आप सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो पब्लिक सर्विस है। सेकंड जो इंस्पायर किया, डेफिनेटली जेम्स का जो जीबी के DMG ऑफिसर हैं, उसको इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग रेस्क्यू लेवल 1 लेवल 2 ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है इनको। आज भी लोग उनको याद करते हैं, हालांकि उनकी पोस्टिंग कभी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हुई, लेकिन पंजाब में रह के भी उसने जिस तरह जीबी के लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड किया, उनकी हेल्प की है, तो वो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग है, और वो वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं जेम्स साहब। तो जेम्स साहब की पर्सनैलिटी ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि CSS की तरफ आने के लिए। एंड आई एम ग्लैड टू से दैट कि आप अफजल शिगरी साहब और जेम्स कैनर साहब के बाद ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स के बाद डिस्ट्रिक्ट शिगर से मैंने CSS क्वालिफाई किया है। तो आई थिंक कि जेम्स साहब इज माय फेवरेट पर्सनैलिटी और मेंटोर टू बी मेंशन हियर। राइट जी। उज़ैर, CSS क्यों करे बंदा? हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं व्हाई दे शुड डू गो फॉर CSS। आई थिंक कहते हैं ना कि आपने इधर या तो दो ऑप्शन है इंसान के पास, या तो यू स्टे आउट ऑफ द गेम एंड यू जस्ट वॉच व्हाट्स हैपनिंग, और इफ यू, और अदर ऑप्शन इज कि यू गेट इन्वॉल्वड इन द गेम एंड ट्राई टू प्ले योर पार्ट। सो रादर देन ये कि यार सिस्टम बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, व्हाई नॉट ट्राई टू फिक्स द सिस्टम, व्हाई नॉट ट्राई टू एंटर द सिस्टम एंड फिक्स इट फ्रॉम द इनसाइड। सो जिंदगी में प्रोएक्टिव अप्रोच इंसान जो रखनी चाहिए। साइड पे बैठ के क्रिटिसाइज करना आसान होता है, but the better and the bigger thing to do is to actually get into the game and help improve things for not just yourself but for the people as well. तो जैसे इम्तियाज़ ने बोला कि आप जब सिविल सर्विस में आते हैं तो आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो 10 टाइम्स होता है एज कम्पेयर टू व्हाट यू अचीव्ड इन से प्राइवेट सेक्टर। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट दैट जो वाकई एक डिफरेंस क्रिएट करे आवाम के लिए, उसके लिए सिविल सर्विस रिकमेंडेड है, and I think that is why you should go for it. राइट अच्छा शाहसवार, आपसे सवाल जो है हमारे कमेंट में पूछ रहे हैं कि जॉब के साथ साथ या कोई और काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं इनफॉर्मल अब साथ जॉब करो, साथ स्टडी करना चाह रहे हैं और CSS की प्रिपरेशन करें, तो वो क्या कर सकते हैं? जी मारिया, मेरे ख्याल में मैं तो इतने ज्यादा लोगों को नहीं जानता जिन्होंने जॉब के साथ की है, लेकिन पॉसिबल है, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैंने खुद नहीं किया पर्सनली, मैंने ग्रेजुएशन के बाद टाइम लिया था कि मैं CSS दे दूं, उसके बाद फिर आई परस्यू माय करियर इन व्हाटएवर सेक्टर। उजैर ने भी जिस तरह से बताया कि उन्होंने भी टाइम लिया था, उसके बाद जॉब स्टार्ट की, तो लेकिन ऐसे लोग हैं, और मैं ऐसे लोगों को कम लोगों को जानता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब भी साथ साथ रखी, कुछ अरसे के लिए लीव ले लेते हैं, जो एग्जाम का पीरियड होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट भी कर रहे हैं तो आपको अनपेड या पेड लीव जरूर मिल जाती है, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब के बगैर भी कर रहे हैं तो इतना डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ आपको अपना स्ट्रक्चर और शेड्यूल बनाना है जिसमें आप बैठ के फोकस्ड पढ़ाई कर सकें, फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकें। राइट तो ये बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी? सेकंड वो पूछ रहे हैं कि यही उन्होंने पूछा है कि जॉब के साथ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल कर यहाँ सकते हैं। पे जितने हमारे कमेंट्स में हैं आप लोगों के लिए माशाल्लाह, आप तीनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेस्ट विशेस भी दे रहे हैं, प्लस आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे मुझे इन्होंने इतना अजीब से करके नाम लिखा, उन्होंने लिखा है उजैर लुक्स वेरी एलिगेंट, ही इज मेड फॉर पास। तो यहाँ जो है इन्होंने लाइव वीडियो में देख के बहुत सारे, इसके अलावा जो है आप आपके अपने अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से माशाल्लाह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार प्राउड ऑफ जो है जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप वहाँ से भी लोग आप कह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने ये सेशन पसंद भी किया, और थैंक यू हमारे गेस्ट का कि वो आए। तो लास्ट आप सबसे हम ले लेते हैं
ओवरऑल आप कोई टिप देना चाहें, कोई गाइड करना चाहें जितने हमारे जो है देखने वाले, प्लस मैं अपने लिसनर्स को, देखने वालों को बताना चाहूँ कि ये जो है लाइव सेशन रहेगा। ज़ाहिर है ये हमने थोड़ा लॉन्ग रखा कि हमने ट्राई किया कि हमारे एस्पेक्ट से इसको कवर करें, सब्जेक्ट रिलेटेड, इवन सब्जेक्ट्स के नेम विद द राइटर्स हमने ये भी बता दिए। तो ये रहेगा और आप शेयर करें, अवेयर करें लोगों को। प्लस लास्ट में आप लोगों से जो है लास्ट मैसेज ले लेते हैं कि एक तो हमारे पर्टिकुलर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मैसेज देना चाहें, बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह टैलेंटेड हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में टाइम वेस्ट भी करें, और ये भी देखते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है, तो किससे प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए और क्या आप सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करेंगे, प्लीज़ जो है लास्ट बताइएगा। शाहसवार आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली सीएसएस एस्पायरेंट्स को और जनरली सबको ये एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है। अगर आपको लगता है कि जो आप करना चाहते हैं वो अलाइन करता है आपके सिविल सर्विसेज में एंटर होने के साथ, तो जरूर सीएसएस के एग्जाम्स अटेम्प्ट करें और बहुत फोकस के साथ करें। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स का कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आप फैसला कर लेते हैं तो अपनी फुल 100% दें और जरूर इसको ट्राई करें और डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग एडवाइस या फिर सजेशंस या फिर कोई भी हेल्प किसी से भी। अगर फॉर एग्जांपल जीबी का फॉर एग्जांपल नहीं भी बंदा मिलता तो किसी नॉन जीबी एस्पायरेंट या फिर किसी सीएसपी ऑफिसर से भी हेल्प मांगने में शाई अवे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनसे हेल्प लें। आई एम 100% श्योर कि हर बंदा हेल्प करने के लिए 100% रेडी होता है, अनलेस और अनटिल उनकी कोई और प्रीऑक्यूपेशन है, बिजी हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है। लेकिन आप जरूर हेल्प लें और रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, जिन जिन से आपको लगता है कि आपको गाइडेंस मिल सकती है। ये नहीं कि कोई अननेसेसरी बंदे को आप तंग करें, बस ऐसे लोग हों जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हो और जो आपको आपको कंप्लीटली पता हो कि ये चीज, ये बंदा आपको हेल्प कर सकता है। और जब आप फोकस्ड रहेंगे और अपनी 100% देंगे तो इंशाल्लाह आपका जरूर होगा। और उसके बावजूद अगर खुदा ना खास्ता नहीं होता तो इससे आपको दिल बर्दाश्त होने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एरियाज जिसके अंदर आप एंटर होके पब्लिक सर्विस कर सकते हैं। देयर आर 100 अदर एरियाज जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और आपको अपने अपने पैशन और अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको उस एरिया में जाना चाहिए और अपनी लाइफ में अपनी कोशिश करनी चाहिए कि आप 100% दें और उसके बाद लोगों को सर्व करें और अपने आप को सर्व करें, अपनी फैमिली को सर्व करें। और ये चीज आई एडवाइस टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच शाहसवार फॉर नाइस वर्ड। जी इम्तियाज, आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी इम्तियाज, कैन यू हियर अस? यस जी मारिया। जी जी, अच्छा, आप जो क्या लास्ट मैसेज एस्पायरेंट्स देना के लिए चाहेंगे? जी जी मैसेज, लास्ट मैसेज ये है कि आप पहले क्लेरिफाई करें कि आपका गोल क्या है। ऐसा ना हो कि आप जॉब नहीं मिली तो आप सीएसएस की तैयारी में लगे। तो पहले आप अपना माइंड में ये चीज़ बना लें कि आपने सीएसएस करना है, तो फिर आप उस पर लगाएं। और रीडिंग स्किल्स बेहतर, न्यूज़पेपर्स आप रिलीजियस पढ़ें और राइटिंग स्किल्स आपकी आपने डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो लास्ट मैसेज जो मेरी स्पेसिफिकली जीबी के एस्पायरेंट्स के लिए, आपने जैसा कि कोटा बाइफरकेट हुआ है, जीबी के लिए 1% कोटा है अनफॉर्चुनेटली। तो फिर भी मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी करें। आपके सामने दो एग्जांपल्स बैठे हैं, उज़ैर बिल्कुल पाकिस्तान मेरिट पे आए, शाहसवार पूरे पाकिस्तान के ओपन मेरिट पे इनकी सिलेक्शन हुई है। तो आपके पास 7% कोटा ओपन मेरिट का भी है, तो आप बिल्कुल उसका सोच के आप तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि 1% कोटे पे 2-3 सीटें आएंगी तो तैयारी करना फजूल है। तो ये चीज़ आप जहन से निकाल के आप मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच इम्तियाज। अच्छा उज़ैर, दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको भी साथ एड्रेस कर दें अपने लास्ट मैसेज के साथ। मोहम्मद बशीर पूछें कि एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि राइटिंग जो है हैंड राइटिंग, और पूछें कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है, बिकॉज आजकल हर कोई टाइपिंग में है, टेक्नोलॉजी में, तो हैंड राइटिंग का क्या जो है
इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये 2 क्वेश्चन को प्लस आपका जो है लास्ट मैसेज। जी, हैंड राइटिंग वाली बात को मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ। हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, इंतहाई बुरी है इनफैक्ट। तो उसके लिए उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपनी जो है ना, अपने आंसर शीट को आपने इस तरह फिल आउट करना है कि उसके अंदर डायग्राम्स बनाएं, जैसा इम्तियाज़ और शाहसवार ने अभी एक्सप्लेन किया। डायग्राम्स बनाएं, इलस्ट्रेशंस बनाएं, और ब्लैक एंड ब्लू का कंट्रास्ट यूज़ करें, कोटेशंस को ब्लैक में लिखें, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो हाईलाइट हो। और साथ में मार्जिन्स बनाएं एंड ट्राई टू मेक श्योर कि जो आपकी वर्ड स्पेसिंग है वो इस तरह की हो कि आपका ओवरऑल आंसर शीट थोड़ी नीट लगे, सो दैट आपकी अगर बुरी हैंड राइटिंग भी है तो भी उसका इतना बुरा ना पड़े। और जो दूसरा सवाल था, एमबीबीएस वाले डेफिनेटली कर सकते हैं। आई थिंक दिस ईयर, हाँ, दिस ईयर डॉक्टर इज़ा जो हैं, हु इज़ फोर्थ ऑल इन ऑल पाकिस्तान, वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर्स डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई वो जायका नहीं है। और जहाँ तक बात है, मेरा जो मैसेज है वो ये है कि एक तो कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ते रहें। किताब जब आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इंसान की एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा ये ख्याल है। तो किताब ज़रूर पढ़ें, सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं बल्कि जनरली अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी। दूसरा, मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद करता है। और तीसरा है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, क्योंकि अल्टीमेटली अल्लाह का जो प्लान है वो आपके प्लान से बहुत गुना बेहतर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच शाहसवार, उज़ैर, इम्तियाज़, आप तीनों ने टाइम निकाला। आप जो है तीनों और जितने हमारे बाकी जो क्वालिफाई किए जिन्होंने सीएसएस में, वो सब आप सब हमारे लिए जो है प्राउड है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के प्लस पाकिस्तान के। और टुडे पाकिस्तान की टीम और हम सब की तरफ से जितने हमारे ऑडियंस है उन सब की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और इंशाल्लाह जब आप जॉब स्टार्ट कर चुके तो हम जॉब के बाद भी आपको बुलाएंगे अपने शोज़ में, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको स्टूडियो में भी बुलाएं। फिर हम आपके वहाँ पे जहाँ हम एहतसाब भी करेंगे जब आप जो है आला जो है ओहदों पर फाइज हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्लाह Thank you हाफिज। so much. थैंक यू। Thank you. अल्लाह हाफिज़।